पीरियड्स में बहुत सारी महिलाओं को बहुत सारे प्रॉब्लम्स होते हैं, पेन बहुत ज़्यादा होता है। क्या रीज़न है, क्या प्रिकॉशंस ले सकती है महिलाएं? क्या साइकोलॉजिकली एक मदर परेशान होती है इस इशू से जब उनको बार बार बोला जाता है कि बच्चे को फीड करो लेकिन दूध नहीं आ रहा होता है? अगर आप स्मोकिंग करते हैं, अगर आप सिंथेटिक अंडरगारमेंट्स पहनते हैं, अगर आप सोना जकूज़ी बाथ रेगुलरली लेते हैं तो आपके स्पर्म की क्वालिटी क्वांटिटी सब कम हो जाती है। ब्रेस्ट कैंसर सबसे पहले पेशेंट ही डायग्नोस करता है। 40 to 50 ईयर्स की जो फीमेल्स होती हैं, जब उनके पीरियड्स ख़त्म हो रहे होते हैं, एंड हो रहे होते हैं, उसमें एक चिड़चिड़ापन आ जाता है महिलाओं में। क्यों होता है, कैसे उसको हैंडल किया जा सकता है? मुहूर्त वाले जो केसेस आप बता रहे हैं, पेशेंट या उनके पेरेंट्स आपको ये बोलते हैं कि 5:24 पे ही डिलीवरी करनी है, ऐसा कुछ होता है? सिर्फ एक औरत का अधिकार है कि उसको अपना बच्चा रखना है कि नहीं रखना है। क्या कोई सही एज है जिसमें बच्चा प्लान करना चाहिए, फैमिली प्लान करना चाहिए, या किसी भी एज में कर सकता है? ब्रेस्ट एग्जामिनेशन जो आपने बोला ना, मुझे लग रहा है कि ये एक चीज इंडिया में ब्रेस्ट कैंसर के केसेस सिग्निफिकेंटली रिड्यूस कर सकते हैं। अब बेटी बताने के बाद आपसे ही पूछा जाएगा कि अच्छा डॉक्टर साहब हमें तो नहीं चाहिए, ऐसा कहिए, वो बता दीजिए कहाँ पर गिराई जाएगी। अर्ली पीरियड्स बहुत जल्दी आ जाते हैं, क्या रीजन है, कैसे महिलाओं को इस पे ध्यान रखना चाहिए? आयुर्वेदिक दवाइयों के नाम से लोगों को बोला जाता है कि ये दवाइयाँ ले लो तुम्हें बेटा हो जाएगा, क्या ये पॉसिबल है? जब मैं गवर्नमेंट हॉस्पिटल में थी तो एक पेशेंट का शायद ये 5वां 6ठा बच्चा था, वो लेबर रूम से हटकर बाथरूम में चली गई और वहाँ पर उसने वो लास्ट पुश किया और जैसे ही बच्चा बाहर आया वो बिटिया थी और उसने अपने हाथों से उसको गला दबा दिया, स्ट्रैंगुलेट कर दिया। बट मैंने गवर्नमेंट हॉस्पिटल में कुछ हद तक ये देखा कि लड़की पैदा होते ही इमीडिएटली उसको मार दिया। यार मैंने ना इतने पॉडकास्ट करे हैं आज तक और मैं बहुत सारे पॉडकास्ट का हिस्सा रहा हूँ, लेकिन मैं ना किसी भी पॉडकास्ट में रोया नहीं हूँ। आज के पॉडकास्ट में ना सीरियसली मैं रो दिया था भाई। इतना इन्फॉर्मेटिव पॉडकास्ट मैंने खुद से आज तक नहीं देखा है। आज जो मेरी गेस्ट थी ना, डॉक्टर अरुणा थी, सीके बिरला हॉस्पिटल में रोबोटिक गायनेक सर्जन हैं ये। इन्होंने मुझे ऐसे ऐसे केसेस बताए हैं कि इंडिया में फीमेल्स को जैसे ही वो पैदा होती है मार दिया जाता है, कैसे मारा जाता है। ये मतलब आप सुनोगे ना ये पॉडकास्ट को, आप हिल जाओगे। इसके बाद इन्होंने जो टॉपिक्स डिस्कस किए ना, मुझे लग रहा है देश की हर महिला को ही नहीं, हर पुरुष को भी देखना चाहिए। जो पीरियड्स होते हैं फीमेल्स के, वो जल्दी आ जाते हैं, उसके क्या रीजंस हैं। जो महिलाओं की डिलीवरीज होती हैं उसमें क्या क्या प्रॉब्लम्स आती हैं। जो डिलीवरीज़ के बाद जो मिसकंसेप्शंस हैं कि एसी में नहीं रहना, ये नहीं खाना, ब्रश नहीं करना, इनका साइंटिफिक मेथड। ब्रेस्ट कैंसर जो इंडिया में इतना हो रहा है ना, उसका प्राइमरी रीज़न क्या है? फीमेल्स खुद से अपने हाथ से अपने आप को सेल्फ असेस कर सकती है ताकि उनको पता चल जाएगा कि मुझे ब्रेस्ट कैंसर है कि नहीं है, और इतनी अर्ली स्टेज में वो डायग्नोज कर पाएंगी कि शायद मुझे ऐसा लग रहा है कि ये वाला पॉडकास्ट हर महिला देख लेना तो हॉस्पिटल्स में ब्रेस्ट कैंसर के केसेस जाएंगे ही नहीं। इतने अर्ली स्टेज में वो डिटेक्ट हो जाएंगे कि छोटे मोटे क्लिनिक्स में जाके उसको, व्हाट आई मीन टू से इज, वो सर्जरीज जो होते हैं, कीमोथेरेपीज जो होते हैं, वो होने की ज़रूरत नहीं रहेगी। इतने अर्ली स्टेज में हम उसको डायग्नोज कर पाएंगे। बच्चे को कितने साल तक दूध पिलाना चाहिए, बच्चे को क्या क्या प्रिकॉशंस प्रेगनेंसी में लेने चाहिए। इतना इन्फॉर्मेटिव पॉडकास्ट है मेरे भाइयों, पूरा देखना। ये आपके घर में जो भी फीमेल्स हैं ना, उसको ये शेयर करना। इतना रिक्वेस्ट ना मैं किसी भी पॉडकास्ट के लिए नहीं करता हूँ, आप लोगों से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ आपके लिए। मतलब ये पॉडकास्ट देख के ना यार मज़ा आ जाएगा। आई एम सो हैप्पी कि मैंने आज ये पॉडकास्ट करा है और मुझे लग रहा है कि आई एम डूइंग दिस नोबल कॉज टू दिस सोसाइटी आफ्टर शूटिंग दिस पॉडकास्ट। पूरा देखना यार, और मेरे को ज़रूर बताना कमेंट में तुम्हें ये पॉडकास्ट कैसा लगा। जिन फीमेल्स को आप लव करते हैं, आपकी गर्लफ्रेंड है, आपकी सिस्टर है, आपकी मदर है, उनको शेयर ज़रूर करना। दे शुड वॉच दिस पॉडकास्ट फुल। थैंक यू। सो अरुणा जी, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग टू दिस पॉडकास्ट। थैंक यू वेरी मच, थैंक्स फॉर इन्वाइटिंग मी। यू वेलकम। सबसे पहले एक बहुत ही क्रिटिकल इशू पे हम डिस्कशन कर लेते हैं। इंडिया में आई डोंट नो क्या ये नॉर्थ इंडिया का इशू है या पूरे इंडिया का इशू है, ज़्यादातर लोगों को बेटे चाहिए, बेटियां नहीं चाहिए। और बहुत सारे न्यूज़पेपर्स, बहुत सारे टीवी चैनल्स में हम रिपोर्ट्स देखते हैं कि बेटियों को शायद मार भी दिया जाता है। आप तो डॉक्टर हैं, आप ये केसेस देखते होंगे, आपने बुक लिखी है इस टॉपिक पे।
क्या ये नॉर्थ इंडिया का इशू है और कितना बड़ा ये इशू है? ऐसे राहुल, ये मेरे ख्याल से एशियन मेंटालिटी है, लेकिन क्योंकि मैं इंडिया में प्रैक्टिस करती हूँ और मैंने गवर्नमेंट हॉस्पिटल में प्रैक्टिस की और फिर कॉर्पोरेट और एफ्लुएंट हॉस्पिटल में भी प्रैक्टिस की, तो ये हर सोशल फैब्रिक में है। जैसे एजुकेशन इज़ नो बार, एजुकेटेड क्लास है, पुअर क्लास है, तो या फिर एफ्लुएंट क्लास है या अनएजुकेटेड क्लास है, सभी लोगों को चाहिए। रीजंस माइट बी डिफरेंट। अगर एक पुअर और अनएजुकेटेड है तो उसे शायद लड़का इसलिए चाहिए कि वो कमाएगा, उसकी बेटी की शादी नहीं होगी जब तक उसका भाई नहीं है, या फिर उसके बुढ़ापे का सहारा बनेगा। लेकिन एफ्लुएंट या अमीर लोगों को इसलिए चाहिए कि उनका की जायदाद कौन संभालेगा और उनका बिजनेस कौन संभालेगा, या फिर सिर्फ एक रुतबे के लिए बेटा चाहिए। तो बेटा चाहने की इच्छाएं काफ़ी अलग अलग हो सकती हैं, मगर एजुकेटेड और अनएजुकेटेड, पुअर और एफ्लुएंट, दोनों में उतनी ही इच्छा है। पेट्रियार्कल सोसाइटी है। एशिया में मेरे कुछ पेशेंट जैसे नाइजीरिया से आते हैं, कुछ चाइना के हैं। उन लोगों ने भी जब देखा कि मैंने ये बुक लिखी और मेरी टेबल पर आई वॉन्ट अ बॉय बुक पड़ी है, तो उन्होंने पूछा कि ये क्या है। तो मैंने कहा कि हमारा इंडियन माइंडसेट या ऑब्सेशन फॉर बॉय या बेटे के लिए। तो बोले नहीं यार डॉक्टर, आपका ऑब्सेशन नहीं है ये, हमारे अफ्रीका में भी ऐसा ही है और चाइना में भी ऐसा ही है। बट मैंने गवर्नमेंट हॉस्पिटल में कुछ हद तक ये देखा कि लोग मार भी देते हैं और लड़की पैदा होते ही इमीडिएटली उसको मार दिया, या बहुत अमीर लोग होते हैं तो फिर वो वूम में या अबॉर्शन या गर्भपात करा देते हैं उसका। तो आप तो डॉक्टर हैं, क्लोजली इंसिडेंट्स देखते होंगे। एक मदर को कैसे फील होता होगा, उसने 9 महीने एक बच्चे को अपने पेट में रखा और वो दुनिया भी नहीं देख पाता, तो एक मदर को कैसा लगता होगा? राहुल, एक स्टोरी बताती हूँ। जब मैं गवर्नमेंट हॉस्पिटल में थी तो एक पेशेंट का शायद ये 5वां 6ठा बच्चा था, और जब वो 5वां या 6ठा बच्चा पैदा कर रही होती है तो उन्हें पता होता है कि लास्ट पुश कब है और कब बच्चा बाहर आने वाला है। तो वो लेबर रूम से हटकर बाथरूम में चली गई और वहाँ पर उसने वो लास्ट पुश किया, क्योंकि उसे पता था कि अब ये बाहर आ जाएगा। और जैसे ही बच्चा बाहर आया, वो बिटिया थी, और उसने अपने हाथों से उसको गला दबा दिया, स्ट्रैंगुलेट कर दिया। आसपास की जो 2-3 औरतें और बाथरूम में आई हुई थी, लेबरिंग पेशेंट्स, उन्होंने चिल्लाया कि अपने बच्चे को मार रही है। तो सबसे पहले आया गई और फिर हम लोग गए, और जब तक हम पहुँचे तब तक वो नवजात बच्ची मर चुकी थी। लेकिन जब मैंने उस पेशेंट के चेहरे पर देखा तो उसके चेहरे पर कोई ऐसा भावना नहीं थी कि मैंने अपने बच्चे को मार दिया, या कुछ रिग्रेट वाला फीलिंग नहीं था। मैंने उससे 2 दिन बाद अच्छे से बात की। मैंने कहा कि तुम्हें ऐसा नहीं लगा कि तुम अपने बच्चे को 9 महीने तुमने उसको अपना खून और खाना देकर मतलब पेट में रखा, और उसको इतना पेन में, लेबर पेन तो बराबर ही है बेटा बेटी के लिए, उससे पैदा किया और तुमने मार दिया। तो बोली डॉक्टर तुम्हें नहीं पता, 5 और जो बेटियां घर में बैठी हैं ना, खाना उनको भी नहीं मिल रहा, स्कूल उनको भी नहीं भेज रहे, रोज़ गालियां पड़ती हैं उनको भी और मुझे भी कि ये हर बार एक बेटी लेकर आ जाती है। इसकी भी ज़िंदगी ऐसी ही होने वाली थी, इसकी भी ज़िंदगी गालियां खाती, और फिर ये सारी जो मेरी और बेटियां हैं वो भी शादी होके जाती, वहाँ पर वो भी फैक्ट्री बन जाती बच्चा पैदा करने की, और सारा दिन घर के काम करती रहती और दुत्कारी जाती। तो मेरा बच्चा था, मेरा अधिकार है, मैंने पैदा किया है, मैंने मार दिया है, मुझे उसकी ऐसी ज़िंदगी नहीं चाहिए थी। बहुत डिफ़िकल्ट होगा मेरे लिए पॉडकास्ट करना ही। I mean, ये सुन के बहुत ज़्यादा ह्यूमन बीइंग वाला फीलिंग तो नहीं आ रहा है कि दिस इज़ द काइंड ऑफ सोसाइटी दैट वी आर लिविंग इन। आपको लग रहा है इट्स जस्ट अ गेम ऑफ माइंडसेट, या इंडिया बीइंग अ पुअर कंट्री उसकी वजह से ऐसा हमारे देश में होता है? नहीं, मैं ऐसा नहीं है। पेट्रियार्कल सोसाइटी है हमारी। हम लोग हमेशा से ही एक माइंडसेट ऐसा है कि फीमेल्स को एक केयर गिवर या घर का खाना बनाना, बच्चे संभालना, किचन संभालना, ऐसा एक रोल दिया गया है, और बॉयज़ को ये रोल दिया गया कि बाहर जाके पैसा कमाएंगे और हमारे बुढ़ापे का सहारा बनेंगे। आप सोचिए ना, इतने एजुकेटेड क्लास में भी आज भी अगर आपके भाई नहीं हैं और अगर आपकी सिर्फ 3 लड़कियां हैं
तो कोई लड़के वाला शादी नहीं करना चाहता, क्योंकि अब कौन संभालेगा। अगर आपकी बेटी बीमार हो गई तो भाई तो होना ही चाहिए, खून देने के लिए भी चाहिए, पैसा देने के लिए भी चाहिए। अगर बीमारी हो गई, सावन में उसको लेकर आ रहा है, पहला डिलीवरी वो करा रहा है, पैसा उसमें दे रहा है। बहुत सारे ऐसे रिचुअल्स हैं जहाँ की भाई की ज़रूरत पड़ती है। तो पेट्रियार्कल सोसाइटी है, आपका लड़की की ज़रूरत नहीं है। चाहे लास्ट रिचुअल है उसमें भी उसको अब चेंज हुआ है कुछ, मगर नहीं उसको पार्टिसिपेट करने दिया जाता था लड़की को। तो ये जो रोल डिवीज़न हो गया है, जो धीरे धीरे चेंज होना चाहिए, तब जाकर होगा कि लड़कों को भी वो सब काम करने हैं जो लड़कियों को की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। और अगर दोनों ही जॉब में जा रहे हैं तो दोनों को ही किचन का काम करना है, दोनों को ही घर संभालना है। बट अगर आपकी सास बैठी है और आपका हस्बैंड काम कर रहा है तो वो शी वुड नॉट लाइक इट, वो फ्राउन करने लगती है कि मेरे बेटे से काम करा रही है ना। लेकिन उसको ये समझ में आता है कि दामाद काम करे मेरी बेटी के लिए तो ठीक है। तो पेट्रियार्कल सोसाइटी की वजह से रोल चेंज नहीं हो रहे, हम लोग उन्हीं रोल्स में स्टक हो गए हैं। और इसी वजह से, और दूसरी चीज़ ये भी बहुत ज़रूरी हो ही सकती है कि सिक्योरिटी पर बहुत बड़ा क्वेश्चन है। डावरी अभी भी है, कहने को नहीं है, मगर लोग मांगते हैं इतने करोड़ में शादी होनी चाहिए। तो अगर आपकी लड़की 7 बजे के बाद बाहर नहीं निकल सकती, अगर उसके सिक्योरिटी पर इतना बड़ा सवाल है जो अभी हमने देखा ही था रेप केसेस में, तो यहाँ ये भी चीज़ें हैं कि कोई माँ बाप नहीं चाहेंगे कि लड़की पैदा हो। तो देयर आर सो मैनी थिंग्स जो कि चेंज होनी चाहिए, जो कि एजुकेशन की वजह से थोड़ा थोड़ा चेंज आ रहा है। यंगर पॉपुलेशन, यंगर कपल्स जो हैं, दे आर अंडरस्टैंडिंग एंड चेंजिंग। थैंक यू फॉर शेयरिंग दीज इनसाइट्स। इसमें से ज़्यादातर चीज़ें ऑनेस्टली मुझे नहीं पता थी। ऑब्वियसली आप दिन रात ये केसेस देखती हैं तो आपको पता है, बट वेरी वेरी सैड रियलिटी ऑफ आवर सोसाइटी। बहुत सारे पार्ट्स इंडिया के हैं मैम जहाँ पे आयुर्वेदिक दवाइयों के नाम से लोगों को बोला जाता है कि ये दवाइयाँ ले लो तुम्हें बेटा हो जाएगा। क्या ये पॉसिबल है? देखिए राहुल, पॉसिबल तो बिल्कुल भी नहीं हो सकता, क्योंकि जब सेक्स हुआ, लव मेकिंग हुआ, तो एक स्पर्म और एक एग आया। एग में दोनों सारे एग्स में एक्स एक्स ही होगा, और जो स्पर्म है वो कोई एक्स कैरी कर रहा होगा, कोई वाई कैरी कर रहा होगा। तो जब वो मेट होता है तो अगर एक्स कैरी कर रहा है स्पर्म तो बिटिया हो जाएगी, और अगर वाई कैरी कर रहा है तो बेटा हो जाएगा। दैट इज़ इट। वो जब 2 सेल का ही बनता है एम्ब्रियो, एक सेल माँ का और एक सेल, और उसके बाद फिर मल्टीप्लाई होता है, फिर 8 सेल, 16 सेल, 32 सेल, मोरुला स्टेज बनी और फिर एम्ब्रियो बना। वो तो पहले ही से हो गया डिसाइड एक्स और वाई। फिर आप जो दवा दे रहे हैं वो दूसरे से तीसरे महीने के बीच में दे रहे हैं, चांद के छत पर जाकर लेना है और वाइट चीज़ से लेना है, और अराउंड बिटवीन 8th and 12th वीक लेना है कैलकुलेशन करके। तब कैसे चेंज होगा सेक्स? वो तो तब बन चुका है। और ये एक तरीका जो आपने कहा कि आयुर्वेदिक भस्म दी जाती है, आयुर्वेदिक दवाइयाँ दी जाती हैं, और पूरा बिजनेस चल रहा है इसका। एक और जगह है साउथ में, एक मेरे साउथ इंडियन पेशेंट्स आए थे, उन्होंने कहा कि एक टिपिकल डे होता है 54th या आई डोंट नो कौन सा दिन बताया उन्होंने। उस दिन वो उस आश्रम में जाते हैं, आश्रम में वो कुछ चूने का कुछ पानी बनाते हैं, वो फिर औरत को लिटा के उसके लेफ़्ट या राइट नॉस्ट्रल में डाला जाता है थर्सडे के दिन या कुछ ऐसा एक स्पेसिफिक दिन। और वो बड़े प्राउडली बताए थे कि देखो वहाँ पर तो सारे के सारे लेफ़्ट नॉस्ट्रल में ही डलवाने आते हैं क्योंकि वहीं से बेटा होता है, राइट नॉस्ट्रल वाला तो कोई आता ही नहीं है। और उसके बाद वो डाला, हम 2 हफ्ते रहना पड़ता है वहाँ पर, और उसके बाद वही चूने का पानी फिर आफ्टर सम डेज शी हैज़ टू ड्रिंक और समथिंग। और वो बताइए चूने का पानी क्या है। और मगर आप सोचिए मार्केट कितना अच्छा, मार्केटेड किस हिसाब से किया जा रहा है कि अगर आप एक भी दिन आगे पीछे हो गए तो आपकी गलती। 50% चांसेस तो वैसे ही हैं होने के, तो अगर आपने एक भी दिन आगे पीछे किया तो नहीं, चूने का पानी का कोई गलती नहीं था, आपने गलत किया। तो इस तरीके की बहुत भस्म, बहुत तरीके की दवाइयाँ जो है नॉर्थ इंडिया, साउथ इंडिया, हर ही जगह मिल रही हैं। ओके मैम, जो अल्ट्रासाउंड होते हैं, एंड आई वांट यू टू बी वेरी ऑनेस्ट, दो आई नो कि आप ऑनेस्टी से ही आंसर करेंगे, बट क्योंकि हम कैमरे के सामने इसलिए मैं क्लैरिफाई करना चाह रहा था, बहुत ही क्रिटिकल क्वेश्चन है। जो अल्ट्रासाउंड करते हैं काफ़ी डॉक्टर और बता देते हैं कि आपके पेट में बेटा है या बेटी है,
क्या पहली बात तो 100% ऑथेंटिसिटी से बताया जा सकता है कि बेटा है या बेटी है? क्या ये बताया जा सकता है? हाँ हाँ। ओके। तो इसका एक बहुत बड़ा मार्केट चल रहा है, तो इससे अबॉर्शंस बढ़ रहे हैं? ओके, देखिए, ये कहना कि डॉक्टर्स ही बता रहे हैं, आपको एक और बात बताती हूँ यहाँ पर। जिस स्टेट में ये सबसे ज़्यादा हो रहा है, उस स्टेट में एक क्वैक बैठा है, और ये ऐसे मल्टीपल क्वैक्स बैठे हुए हैं, ठीक है। और उनके पास एक पूरा टीवी जैसा स्क्रीन है, और उनके पास एक प्रोब है जिससे अल्ट्रासाउंड करते हैं, ठीक है। अब उस टीवी स्क्रीन पर एक पिक्चर चल रही है, ठीक, जिसमें कि कभी बेटी दिखाई दी जा रही है, जो अल्ट्रासाउंड की पिक्चर होती है उसमें, और जो प्रोब है वो लगा कर दिखा रहे हैं, ठीक है। अब इस प्रोब और उस टीवी स्क्रीन में कोई कनेक्शन नहीं है। ओह माय गॉड। ठीक है। अब ये जो क्वैक है, इन्होंने अपना 15 दिन का या 1 महीने या 6 महीने का कोई कोर्स किया है, तो इनके पास सर्टिफिकेशन कुछ है, और जो उनके पास आ रहे हैं, जो जहाँ से रेफ़र होके किसी ने कहा कि वो बता देते हैं, उनके पास गए, उन्होंने अपने 25-50 हज़ार रुपये लिए, और उन्होंने प्रोब लगा के जो दिखाना है, उनका मन है तो बेटा दिखाएं, उनका मन है तो बेटी दिखाएं, ठीक है। पता तो उनको भी नहीं चल रहा, ठीक। अब उनको किस चीज़ में ज़्यादा इंटरेस्ट है? देखो, अगर उन्होंने बता दिया कि बेटा है और ना हुआ तो, क्योंकि पता तो उनको भी नहीं है, डिस्कनेक्ट है, ही डज़ नॉट नो कि क्या कर रहा है वो। उसने बता दिया बेटी है, ठीक है, पता किसी को नहीं पता, इट इज स्टिल अ सीक्रेट। अब बेटी बताने के बाद आपसे ही पूछा जाएगा कि अच्छा डॉक्टर साहब, हमें तो नहीं चाहिए, ऐसा कहिए, वो बता दीजिए कहाँ पर गिराई जाएगी। अब डॉक्टर साहब को उसमें भी कमीशन मिल रहा है, ठीक है। उसने कहा कि बेटी है, उसको तो बेटी ही बताने में फ़ायदा था। उसने कहा बेटी है, हम ये ले जाएगा लड़का आपको साथ। तो साथ वाले नर्सिंग होम में थोड़ी दूर आगे पर, वहाँ पर भी कोई क्वैक बैठे हुए जिनको पता है कि कैसे गिराना है, और बेटी बता के उन्होंने, चाहे अब वो बेटा ही गिर रहा हो, उन्होंने दिखाना भी नहीं है, तो वहाँ से भी उसने 20,000 रुपये कमीशन ले लिया। तो डॉक्टर्स के ऊपर ब्लेम करना, मुझे ऐसा लगता है कि देखिए, हर एक प्रोफेशन में कोई ना कोई गलत लोग होते ही हों, है ऐसा नहीं, मैं मना कर रही, मगर डॉक्टर की डिग्री हम लोग पता है कितने साल पढ़ते हैं, कम से कम 10 साल हम पढ़ते हैं, MBBS, इंटर्नशिप, और अब तो फिर और 1 साल बढ़ गया रूरल में काम करना, और 3 साल का पोस्ट ग्रेजुएशन, और फिर 3 साल की हमारी सीनियर रेजिडेंसी एंड ऑल। इतने साल हमारी डिग्री, अगर और किसी मायने में उसकी कोई वैल्यू हो या ना हो, हमारे 17 साल, फ्रॉम द एज ऑफ 17 वी स्टार्ट, बाय द एज ऑफ 30 वी कम आउट। क्या वो उन सारे सालों की कोई वैल्यू नहीं है क्या? हम उसको ऐसे ही जेल जाके मेडिको लीगल गलत करके या PNDT एक्ट के अगेंस्ट जाके हम सिर्फ एक 25,000 रुपये के लिए बता देंगे किसी को कि लड़का है कि लड़की है? क्यों बताएगा? कोई भी नहीं बताएगा। करोड़ों की है हमारी, वो कम से कम 15 साल की लाइफ तो करोड़ों की है ही, जिसको कि हम नहीं बताएंगे। तो बहुत कम होते होंगे ऐसे डॉक्टर जो बताते होंगे थोड़े से पैसे के लिए। आई डिसअग्री विद दैट। मगर हाँ, PC PNDT एक्ट बहुत स्ट्रॉन्ग है और बहुत अच्छा है, जिसके तहत नहीं बताना चाहिए। मगर एक और बात भी है, कई पेशेंट हमारे इंटरनेशनल होते हैं, और बहुत सारे एक्सपैट्स हैं गुड़गांव में भी, वो बड़े सरप्राइज होते हैं। वो कहते हैं कि क्या बात है, आई वॉन्ट टू नो, मेरी कंट्री में तो बताया जाता है, मुझे पता करना है कि बेटा है कि बेटी है, और आई वॉन्ट टू, या तो मुझे शॉपिंग वैसा करना है। लेकिन हम कहते हैं देखिए, आपको लॉ ऑफ लैंड मानना पड़ेगा, यहाँ का लैंड का लॉ है कि नहीं बताया जाएगा। देन वी हैव टू टेल देम द स्टोरी कि भाई ऐसे करके लोग मार देते हैं, जो कि उनको भी बड़ा सरप्राइजिंग लगता है। तो यहाँ से एक बार मेरे ख्याल आया कि अगर हम बता ही दे, 10 लोगों का अल्ट्रासाउंड किया, 10 लोगों को बता दिया, 5 लोगों को लड़की है, 5 लोगों को लड़के हैं, बाकी गवर्नमेंट देखती रहे वो 5 लोगों ने लड़की पैदा की कि नहीं की, मारा कि नहीं मारा, डॉक्टर को क्यों पीछे पड़ गए। जिनको हमने 5 बेटे बताए, अगर वो 9 महीने के बाद पैदा हो रहे हैं या 5 महीने के बाद पैदा हो रहे हैं, तो 5 लड़कियां भी तो पैदा होनी चाहिए ना। जिनको पता चल गया था बेटी है, वो 5 की 5 क्यों नहीं पैदा हुई? जबकि बेटियों को मतलब बेटियां अगर प्रीटर्म भी पैदा होती हैं, अगर वो उतनी हेल्दी भी नहीं पैदा होती, तो भी वो बच जाती हैं और उनका सर्वाइवल बहुत अच्छा होता है। तो मारना बहुत आसान नहीं होता है बेटियों को।
I think this is going to be the most difficult podcast for me ever. ये सब सुन के ना ऐसा लग नहीं रहा है कि एक्चुअली हम एक ह्यूमन बीइंग्स के बीच में सिविलाइज्ड सोसाइटी में तो डेफिनेटली हम नहीं रह रहे हैं. IVF थोड़ा सा स्टडी जब मैं कर रहा था तो पता लगा था बहुत सारे लोग बच्चे IVF से पैदा इसलिए करना चाहते हैं कि उनको लगता है कि इसमें चूज़ करना पॉसिबल है कि बेटा होगा क्या बेटी. क्या ऐसा है? उनके दिमाग में ये है कि शायद IVF से बेटा ही होगा. और ऐसा अभी कुछ महीनों पहले ही 4-5 महीने पहले एक न्यूज़पेपर में और मतलब बिल्कुल हमारे प्राइम न्यूज़पेपर में आया था कि IVF से कराया ये सोचकर कि बेटा होगा मगर ट्विन लड़कियां हो गई. और जब उसने पता करा लिया तो उसने अपनी वाइफ से कहा कि इनको गिराया जाए मगर उसकी वाइफ को ने मना करा और अपनी माँ के घर भाग गई. तो जब वो 9 महीने बाद डिलीवर हुई तो और ये पूरा प्राइम न्यूज़पेपर में पहले पेज पर थी न्यूज़. मुझे भी एक पेशेंट नहीं आके वेटिंग एरिया में बैठी थी वो दिया और उसमें लिखा हुआ था कि उसने अपनी दोनों बेटियों को ले गया नर्सिंग होम से और उनको जिंदा गाड़ दिया और वो मर गई और फिर उसको जेल वेल हुई. तो फिर उससे पूछा गया कि भाई क्या तुम्हारा बच्चा नहीं हो रहा था, IVF से बच्चा कराया तुमने? तो उसे लगा कि उसने बोला कि मुझे ये बताया गया था कि IVF से तो बेटा ही होता है. तो उसको ये और ये बहुत लोगों के दिमाग में है कि शायद बेटा ही होता है IVF से. लेकिन ऐसा नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है. मतलब क्योंकि अगेन IVF में भी तो यही है कि एक स्पर्म और एक एग को मिलाया जा रहा है. हम तो नहीं देख पा रहे कि स्पर्म जो है वाई है या एक्स है, कोई भी नहीं देख पाएगा. तो एम्ब्रियो बन गया. अब एम्ब्रियो बन गया, वो बेटा या बेटी है क्या ही पता जब आगे अल्ट्रासाउंड या तो फिर उसकी स्टडी की जाए, जेनेटिक स्टडी की जाए. मगर इंडिया में तो ऐसा ही सेट कि ये तो अगेंस्ट लॉ है, तो कोई करता नहीं है कि आप क्रोमोसोमल स्टडी फॉर मेल और फीमेल तो किया ही नहीं जाता. तो हमें भी नहीं पता चल सकता कि क्या है. और बहुत बिल्कुल नॉर्मल है, उतने ही परसेंटेज बेटे होते हैं जितना बेटियां होती हैं उसमें IVF में. ओपन सोसाइटी बनती जा रही है मैम. पहले शायद ये कल्चर कम था कि शादी से पहले पीपल यूज टू मेक लव विद ईच अदर, लेकिन अभी ये थोड़ा ज़्यादा हो रहा है. सही है नहीं है उस पर शायद हम नहीं जाएंगे, लेकिन कई केसेस में ऐसा होता है कि बॉयफ्रेंड एंड गर्लफ्रेंड शायद लिविंग रिलेशनशिप में रह रहे हैं एंड दे मेड लव और द गर्ल गेट्स प्रेग्नेंट. तो अबॉर्शन आई डोंट नो ये क्वेश्चन मुझे फ्रेम भी कैसे करना चाहिए, बट मैं बताती हूँ आपको. तो हाँ, लिव इन रिलेशनशिप बहुत कॉमन है, सिचुएशनशिप बहुत कॉमन है, वन नाइट स्टैंड और फ्लिंग्स बहुत कॉमन है. और अगेन वी आर नॉट गोइंग टू गो इनटू मॉरल इशू कि भाई सही है कि नहीं है. मगर हाँ ये ज़रूर है कि अगर आप मतलब अब हमें मैरिज की ज़रूरत नहीं है इफ़ यू आर एन अडल्ट. और इंडिया में अगेन लॉज आर वेरी गुड. आपको यू हैव राइट टू अबॉर्ट दैट चाइल्ड विदाउट एनीबडी एल्सेस कंसेंट. In fact, even if you're married and your husband doesn't give consent for abortion, you are entitled, you have a right to go for abortion. तो वो चाहे आप अनवेड हैं या शादीशुदा हैं, ये सिर्फ एक औरत का अधिकार है कि उसको अपना बच्चा रखना है कि नहीं रखना है. अकेले वो अपनी कंसेंट से कर सकती है. और 18 साल से ज़्यादा हैं आप तो आपका लॉ आपके साथ है. आपको और भी एक इतनी बड़ी इम्पॉर्टेंट बात और इतनी खूबसूरत बात कि इसके लॉ के तहत हम लोग आपका नाम हम भी हटा देंगे. मतलब आपका नाम भी नहीं लिखा जाएगा, आपका फ़ोन नंबर भी कहीं नहीं होगा. इनफैक्ट आप कल को खुद भी आएंगी तो आप अपना रिकॉर्ड नहीं निकलवा सकती क्योंकि आपका नाम हटा दिया गया, आपको एक नंबर दे दिया गया, आपका फ़ोन नंबर हटा दिया गया. नो बडी कैन ट्रेस कि ये आई थी, इनका अबॉर्शन हुआ था. तो कल को कोई पकड़ आता भी है कि भाई ऐसा हुआ था कि कोई भी नहीं कर सकता. तो सीक्रेसी इज़ मेंटेन्ड सो ब्यूटिफुली अंडर दिस PCP NDT एक्ट कि आपको कोई पता नहीं लगा सकता. और बहुत ही सेफ़ अबॉर्शन बहुत ही सेफ़ हो गया है. मुझे लगता है कि जैसे मैं हो गई, बहुत सारे गायनेकोलॉजिस्ट भी, वी आर ऑल्सो ऑफ दिस जनरेशन, हमारे बच्चे भी बड़े हो रहे हैं, तो हम लोग भी बहुत ओपन हैं
कि बिल्कुल नॉन जजमेंटल तरीके से हम उनको समझाते हैं। पहले अबॉर्शन की प्रक्रिया कि कैसे करना है, टैबलेट से या सक्शन से। उसके बाद जब वो कंप्लीट हो जाता है आफ्टर अ मंथ, तो उनको ये समझाना कि कॉन्ट्रासेप्शन क्या सेफ़ है। और फ्रॉम नाउ ऑन, एटलीस्ट नाउ बिकॉज यू हैव कम टू गायनेकोलॉजिस्ट, एटलीस्ट बी यू शुड नो अबाउट एवरी काइंड, हर एक तरीके का कॉन्ट्रासेप्शन पता होना चाहिए। आप उसमें से चूज़ और पिक करिए, हम आपको उसके साइड इफ़ेक्ट्स और इफ़ेक्ट्स बताएंगे, और कोई भी एक कॉन्ट्रासेप्शन मेथड आपको अब फ्रॉम नाउ ऑन यू शुड स्टार्ट यूजिंग। ओके, एक कॉमन प्रॉब्लम मैम जो फीमेल्स के साथ हमारी सोसाइटी में है, अर्ली पीरियड्स बहुत जल्दी आ जाते हैं। क्या रीज़न है, कैसे महिलाओं को इस पे ध्यान रखना चाहिए? लड़कियों को जैसे कि अगर मैं अपनी बात करूं तो हम लोगों को 16-17 साल में पीरियड्स आए थे, और अब की बच्चियों को देखती हूँ तो 9-10 साल पर आ जाते हैं। तो इतना ज़्यादा जल्दी आ रहे हैं पीरियड, उसके बहुत सारे कारण हैं। सबसे पहला कारण है कि हमारे बच्चे फिज़िकली एक्टिव नहीं हैं उतने, तो और जंक बहुत ज़्यादा खाते हैं। और अभी हमें बहुत कुछ टाइम से स्क्रीन टाइम भी बहुत ज़्यादा हो गया है, तो स्क्रीन की वजह से जो फ्लैशी लाइट है वो भी हार्मोन्स को अफेक्ट करती है। अगर आप फिज़िकली एक्टिव नहीं हैं तो भी आपके हार्मोन्स जो है वो अफेक्ट होते हैं। और जो जंक फूड खाते हैं वो भी आपका BMI या बॉडी मास इंडेक्स या वेट फैट जो है बढ़ाता है, और फैट में बहुत ज़्यादा हार्मोन्स बनते हैं। तो ये सारे ही कारण हैं कि लड़कियां जल्दी बड़ी हो रही हैं। और फिर आपने देखा ही है कि इतना सोशल मीडिया है और इतना एक्सपोजर है बच्चों को कि उनको बहुत जल्दी पता भी, मेच्योरिटी उस हिसाब से भी बहुत जल्दी आ जाती है बच्चों को कि दे आर अवेयर ऑफ सो मैनी थिंग्स अर्ली। तो मुझे लगता है कि अगर हम अपने बच्चों को टीम एक्टिविटी में डालें, अगर अभी भी साइकिलिंग कराएं, रनिंग कराएं, और उनका BMI बॉडी मास इंडेक्स या जो उनका मोटी ना हो लड़कियाँ, और फिज़िकल एक्टिविटी, पतली लड़कियों को भी जल्दी आ जाते हैं, फिज़िकल एक्टिविटी में रखेंगे तो नहीं आएंगे। और जंक फूड को, घर का खाना दीजिए उनको, बहुत जंक हम लोग ब्रेड बेकरी प्रोडक्ट्स बहुत देते हैं, तो जो हाई ग्लाइसेमिक इंडेक्स वाली चीज़ें हैं उससे भी पीरियड जल्दी आ जाते हैं। ओके, जिन महिलाओं को पीरियड जल्दी आते हैं उनको क्या डिलीवरी में प्रॉब्लम्स होते हैं या नहीं? नहीं, पीरियड जल्दी आने से सिर्फ यही है कि आपकी हाइट रुक गई, और आपके इतनी जल्दी अगर पीरियड्स आने शुरू हो गए, मान लीजिए आपको 10 साल पर पीरियड आना शुरू हो गया, और आप अपनी प्रेगनेंसी या डिलीवरी प्लान कर रहे हैं जब आप 30+ हो रहे हैं, तो उतना टाइम आपके बॉडी को अनइंटरप्टेड एस्ट्रोजन मिल रहा है, और उसकी वजह से जो दूसरी चीज़ आ रही है वो है ब्रेस्ट कैंसर बढ़ रहा है, यूट्रस का कैंसर बढ़ रहा है, क्योंकि वो एस्ट्रोजन डिपेंडेंट हो रहा है। अभी अगर प्रेग्नेंट हो जाते तो प्रोजेस्टेरोन एक हार्मोन होता है, वो 9 महीने, और फिर प्रोलैक्टिन हार्मोन जब आप दूध पिलाते हैं वो प्रोटेक्टिव होता है हमारे जो जेनिटल ट्रैक्ट के कैंसर होते हैं। मगर क्योंकि वो इतना लंबा एस्ट्रोजन फेज चल रहा है, 10 साल से शुरू हुआ, 30 साल तक चलता रहा, तो उनको वो सारे कैंसर्स भी अर्ली एज में होने लग गए हैं आजकल, मोस्टली ब्रेस्ट कैंसर। ओके, डिलीवरीज की बात कर रहे थे, तो एक हॉट टॉपिक जो है, बहुत अनफॉर्चुनेट है ये भी चीज़ कि मुझे लग रहा है इंडिया में हर एक पेरेंट जो है या हर एक इंडिविजुअल जो है उसको ये लगता है कि डॉक्टर्स सिजेरियन डिलीवरीज ज़्यादा कराना चाहते हैं, नॉर्मल डिलीवरीज नहीं कराना चाहते। क्या ये मिथ है या सच है? ओके, तो जैसे अगर मैं मानूँ, मैं अपने पेशेंट्स के बीच में ऐसा है कि बहुत स्ट्रिक्ट हूँ और नॉर्मली कराती हूँ, ठीक है। अब मैं इसलिए नहीं कह रही कि भाई आपने ये क्वेश्चन पूछा, मगर मैं इसलिए भी बताना चाह रही हूँ कि नॉर्मल डिलीवरी के लिए एक पेस है जो बॉडी की पेस है। हाँ, तभी मैंने कहा कि जब मैं बर्थिंग प्लान क्लास लेती हूँ अराउंड 8th मंथ पे, तो मैं उनको ये समझाती हूँ कि नॉर्मल डिलीवरी में मेरा ऐसा कुछ करना नहीं है, मुझे पेशेंस दिखानी है और आपको भी पेशेंस दिखानी है, बिकॉज यूट्रस का माउथ अपनी पेस से खुलेगा, जो लेबर है वो उतने घंटे की रहेगी। अगर आपकी लेबर 36 घंटे की है, 24 घंटे की, तो आप ही को बेयर करनी पड़ेगी। पेनलेस हम कर सकते हैं, हम एपिड्यूरल दे देंगे, हम एंटोनॉक्स लाफिंग गैस दे देंगे, आपकी लेबर को पेनलेस कर देंगे, मगर शॉर्ट तो नहीं कर सकते। लेबर 8 घंटे की किसी की तो 8 घंटे की होगी, किसी की 36 घंटे की तो 36 घंटे की भी करनी ही पड़ेगी। ये चीज़ समझाना बहुत ज़रूरी है आजकल की पॉपुलेशन को। हर एक आजकल थोड़ा इंस्टेंट हो गया हर एक चीज़। जैसे आज ही एक कपल आए मेरे पास, तो उन्होंने कहा कि हमें 4 महीने हुए ट्राई करते हुए, अभी तक प्रेगनेंसी नहीं हुई, तो
हम IVF के लिए जाना चाहते हैं। तो मैंने कहा कि 4 महीने में नहीं, 1 साल लगता है। आपकी जनरेशन जो है हर एक चीज़ इंस्टेंट क्यों चाहती है, तुरंत से 15 मिनट में आ जाए कुछ सामान और ऐसे ही इंस्टेंट फूड खा लें, ऐसा नहीं होता है। नेचर वुड टेक इट्स टाइम। सेम वे लेबर शुरू होते ही उनका क्वेश्चन शुरू होता है, कितनी देर में होने वाला है बच्चा, अभी क्यों नहीं हो रहा, मम्मी आ जाएंगी, इतना दर्द हो रहा है मेरी बेटी को, या इतने घंटे हो गए। तो उनको समझाना होता है, देखिए डायलिटेशन तो 1 सेंटीमीटर पर आवर के हिसाब से ही होगा। एक तो ये कारण हो गया कि हमारे अंदर वो टॉलरेंस, वो पेशेंस होना चाहिए, और हमें आजकल के बच्चों को सिखाना है कि इतना टाइम लगेगा। पहले गवर्नमेंट में क्या होता था कि बस डॉक्टर ने छोड़ दिया और आप लेबर में हैं, कोई आके आपको पूछ नहीं रहा तो आपकी हो ही जाती थी। दूसरी चीज़ ये है कि अगर आप ही या आपके घर वाले बार बार आके पूछेंगे कितनी देर लगेगी, क्या होगा, अभी तक नहीं हो रहा, हमारे बच्चे को खतरा है, आप कर दीजिए, मेरी बेटी को बहुत पेन हो रहा है, नहीं सहन हो रहा, तो फिर डॉक्टर क्या करेगा? वो कहेगा ठीक है फिर कर देते। इतना कौन सर खपाई करे, नहीं समझ में आ रहा, काउंसलिंग कर दी। तो फिर वो कई बार ऐसा भी होता है, और कई बार ये भी होता है कि जेन्युइन रीज़न होता है कि भाई डिस्ट्रेस ही हो गया, बच्चे ने पॉटी कर दी, बच्चा उल्टा है। एक और रीज़न जो है कि आजकल बहुत मुझे लगता है गलत है, कॉर्ड अराउंड द नेक। बस अल्ट्रासाउंड में आया कॉर्ड अराउंड द नेक है, चलिए सिजेरियन कर दीजिए। भाई ये इंडिकेशन नहीं है सिजेरियन का, कहीं बुक में नहीं लिखा कि कॉर्ड अराउंड द नेक की वजह से सिजेरियन करना होता है। पहले भी तो होता था कॉर्ड अराउंड द नेक, तब भी तो हो जाती थी डिलीवरी नॉर्मल। अब जो है जैसे ही आता है सिजेरियन कर देते हैं। तो ये एक इस इंडिकेशन की वजह से भी बहुत सिजेरियन हो रहे हैं, और एक इस इंडिकेशन की वजह से भी हो रहे हैं कि हमें मुहूर्त चाहिए। सीरियसली? हाँ, तो हमें इस दिन चाहिए, इस घंटे चाहिए, इस वजह से भी हो रहे हैं। और कई बार ये भी होता है कि देखिए आपने पूरे 9 महीने फिजिकल एक्टिविटी नहीं करी, आपने पूरे 9 महीने डेस्क जॉब की, बैठे रहे, आपका बच्चा वीक हो गया, 2.5 kg का भी नहीं है, ये 1.8 kg है, 2 kg है, वो लेबर ही नहीं ले पा रहा, अमनियोटिक फ्लूइड कम हो गया। देयर सो मेनी रीजंस कि अब हमने अगर पूरे 9 महीने अपना ध्यान नहीं रखा, डिसिप्लिन तरीके से एक्सरसाइज नहीं की, खाना नहीं खाया, कॉम्प्लिकेशंस हो गई, तो भी फिर सिजेरियन का कारण बढ़ सकता है, जो पहले नहीं होता था। पहले ज़माने में ये सारी चीज़ें कम होती थी, अब हमारी कॉम्प्लिकेशंस भी बढ़ती जा रही हैं, और बहुत फ्यू परसेंटेज ऑफ केसेस जो हैं उसमें वो मुहूर्त भी चाहते हैं कि भाई मुहूर्त से ही कर दीजिए। तो बहुत सारे कारण हैं, ऐसा नहीं है कि हर बार डॉक्टर कोई, हम एवरीबडी हैज़ टू टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी। मुहूर्त वाले जो केसेस आप बता रहे हैं, तो पेशेंट या उनके पेरेंट्स आपको ये बोलते हैं कि 5:24 पे ही डिलीवरी करनी है, ऐसा कुछ होता है? हाँ, कई बार बहुत ज़्यादा प्रेशर होता है कि आप ऐसा करिए 5 बजे से 5:05 तक कर लीजिए। तो कई बार आधे घंटे का भी विंडो देते हैं, लेकिन कई बार उनकी इच्छा होती है कि 5:20 पर ही निकाल दीजिएगा, मतलब 5:20 का मतलब 5:20 पर। तो ऐसा होता है कि ठीक है, फिर हम लोग सब कुछ तैयार करके रखते हैं, पेट पर इंसिजन दे दिया, और लास्ट मिनट पर जब क्लॉक ने किया कि अच्छा 19, तो बस आपने यूट्रस पर इंसिजन दिया और हाथ लगा के खड़े हुए हैं कि बच्चे का सर 5:20 पे ही निकालना है, तो तब निकालना है। तो ऐसा होता है, बहुत बार होता है। और आजकल जैसे भाई सब लोग जो है, पंडित जी से पूछा या जहाँ से भी पूछा, लोग बहुत बिलीव करने लग गए हैं आजकल के लोग भी। सीरियसली ऐसा हो रहा है? हाँ, सीरियसली। डॉक्टर खड़े हुए हैं कि 5:20 होगी और बेबी पैदा होगा। हाँ, तो मैं कई बार कहती हूँ कि हम लोग इतने प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट इकट्ठे कर लेंगे कि 30 साल के बाद ये आपस में ही कंपटीशन हो जाएगा। क्योंकि अगर ऐसा है कि भाई मेरा बच्चे का मुहूर्त है तो वो भी प्रेसिडेंट बनेगा, तो दूसरे का भी बनेगा। तो हाँ, ये तो बहुत कॉमन हो गया आजकल। दिस इज़ एज अ साइंस कहते हैं इस बात को कि भाई जो बताया गया है वो साइंटिफिक है, मैथमेटिकल कैलकुलेशन से बच्चे का टाइम निकाला जाता है। ओके, इंटरेस्टिंग। सिजेरियन की बात कर रहे थे मैम, इसके कुछ साइड इफेक्ट्स भी होते हैं या ओके है सिजेरियन कराना, कोई प्रॉब्लम नहीं है? यहाँ पर ना एक चीज़ है, देखिए सिजेरियन का जहाँ इंडिकेशन है वहाँ तो है ही। अभी अगर वो इंडिकेशन बच्चा उल्टा है, आड़ा है, कमज़ोर है, पॉटी कर दी है, तो करना ही है, ठीक है। मगर एक ये है कि और ये मैं कहूँगी कि देखो, मैं भी कभी 22 साल की उम्र में डिलीवर किया था, और आगे मेरे बच्चे भी जब करेंगे तो मुझे भी पेन होगा इस बात का कि भाई नॉर्मल डिलीवरी में बहुत पेन होता है। और क्योंकि मैंने खुद सहा है नॉर्मल डिलीवरी का पेन,
तो मुझे पता है कि ये किस एक्सटेंट तक होता है, ये अनबियरेबल पेन होता है। आजकल तो हम पेनलेस डिलीवरी करा देते हैं। तो अगर ये कहें कि नॉर्मल डिलीवरी में इतना क्यों मैं एडवोकेट कर रही हूँ कि नॉर्मल होना चाहिए, नॉर्मल होना चाहिए, इसलिए नहीं कर रही कि नॉर्मल डिलीवरी के बाद आप अगले दिन से खड़े हो जाएंगे एंड यूल बी अप एंड अबाउट। आजकल सिजेरियन भी बहुत आसान तरीके से होते हैं, उसमें भी आप तीसरे दिन से ही खड़े हो जाते हैं, टाँके भी बिल्कुल ऐसे होते हैं कि डिज़ोल्वेबल हैं। तो ये कंपैरिजन नहीं है कि आप खड़े किसके बाद, क्योंकि मैंने पहला नॉर्मल हुआ था तो दूसरा सिजेरियन हुआ था मेरा, क्योंकि बच्चे ने पॉटी कर दिया था फिर। तो हम लोग जो एडवोकेट करते हैं और जो साइंस कहता है वो ये है कि जब नेचुरल बर्थ हो रहा होता है तो हर एक कंट्रैक्शन के साथ बच्चे को एक स्ट्रेसफुल एनवायरनमेंट मिल रहा होता है। तो जैसे ही बच्चा कंट्रैक्शन होता है तो उसका स्टेरॉयड हार्मोन बनता है और वो मेंटल डेवलपमेंट होना शुरू हो जाता है और वो स्टेरॉयड लंग्स डेवलपमेंट करना शुरू करता है। आप अब देखिएगा पार्क में भी आप भेजते हैं अपने बच्चे को तो लड़ झगड़ के वो खुद तेज बनेगा ना, खुद मार खाएगा तो किसी को मार के आएगा, तो वहाँ स्ट्रेसफुल एनवायरनमेंट में वो स्मार्ट बनता है। आप अगर प्रोटेक्टेड एनवायरनमेंट में रखेंगे तो स्मार्टनेस कम होती है। तो ऐसा ही है कि जब लेबर में जा रहा है तो उसको थ्रू आउट लेबर हर बार कंट्रैक्शन होता है, हर बार स्टेरॉयड बनता है, हर बार उसका ब्रेन डेवलपमेंट होता है और लंग्स डेवलपमेंट। फिर जब वो बर्थ कैनाल से निकलता है तो बर्थ कैनाल से जब स्क्वीज होती है उसकी चेस्ट, तो सारा एमनियोटिक फ्लूइड जो कि अभी तक जब तक वो पेट में था, लेबर में भी था, वो सांस ले रहा था, निकाल रहा था, तो एमनियोटिक फ्लूइड ले रहा था अपने लंग्स में भी और निकाल रहा था। लेकिन जैसे ही चेस्ट कंप्रेस हुई सारा एमनियोटिक फ्लूइड स्क्वीज होके बाहर आ गया और फर्स्ट ब्रेथ इज लाइक फर्स्ट क्राई। ओके, दैट इज़ दी ब्यूटिफुल लंग्स एक्सपैंड हो गए, पहली क्राई हो गई। ये नॉर्मल डिलीवरी में हो गया। अभी मैंने सिजेरियन किया फॉर XYZ रीज़न, और अगेन जहाँ इंडिकेशन है करना ही पड़ेगा, चाहे ये बेनिफिट मिले या ना मिले, ठीक है, डेवलपमेंट ऑफ ब्रेन एंड लंग्स। अभी जब मैंने सोचा कि अभी सिजेरियन करना है तो एक कट लगाया, बच्चे को तो नहीं पता, उसको किसने बताया, वो अभी भी उसी प्रोसेस में है कि एमनियोटिक फ्लूइड ले जा रहा है, पेट में भी है, लंग्स में भी है, और मैंने उसको निकाल दिया। अब बेबी वाज इन दैट प्रोसेस, तो लंग्स में भी एमनियोटिक फ्लूइड रह गया, थोड़ा गट में भी रह गया, इंटेस्टाइन में भी रह गया, तो उसका थोड़ी देर तक बहुत फास्ट चलता है रेस्पिरेटरी रेट, क्योंकि वो लंग्स उतना एक्सपैंड नहीं हो पाए। कई बार इसोफेगस में भी चला जाता है तो हमें वो स्टमक वॉश भी देना पड़ता है। तो वो लिटिल एज ऑफ नॉर्मल डिलीवरी बीइंग लाइक वहाँ पर स्क्वीज हो गया, निकल आया, फर्स्ट क्राई में लंग्स एक्सपैंड हो गए, वो हमें सिजेरियन में नहीं मिल पाता अगर हम इलेक्टिवली करते हैं। बट फिर हम उसको बच्चे को क्लीन करते हैं, चेस्ट को क्लीन करते हैं, लंग्स को क्लीन करते हैं, विदिन 2 आवर्स वो सेटल हो जाता है बच्चा। सो दैट इज़ वन थिंग विच इज़ दैट इज़ वाई हम लोग बार बार कहते हैं कि नॉर्मल वजाइनल डिलीवरी कराओ। एडवोकेट इसलिए करते हैं कि इट्स गुड फॉर बेबी। आपके लिए तो अच्छा है ही है कि आप अगले ही थोड़े घंटों में ही उठ के अपना बाथरूम जा रही हैं, कोई दर्द नहीं है, कुछ नहीं है, मगर बच्चे के लिए भी बहुत अच्छा है। वंडरफुल, और काफ़ी इंसाइटफुल इन्फॉर्मेशन मिल रहा है हमें। बाय द वे, जो ऑडियंस इस पॉडकास्ट को अभी तक देख रहे हैं, हमने डिस्क्रिप्शन में मैम के पेज को भी टैग किया है। इनका बहुत ही अच्छा कंटेंट रहता है रिलेटेड टू फीमेल्स, जो हम इशू यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं, रिलेटेड टू बर्थ, रिलेटेड टू डिलीवरीज एक्सेट्रा। तो इनके पेज को आप फॉलो करें। इस यूट्यूब पेज को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को, तो सब्सक्राइब करें। आगे भी बहुत इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन हम शेयर करने वाले हैं। और कोई क्वेश्चन होना तो कमेंट में पूछना मैम से, बाद में हम आंसर लेके और कमेंट में आपको रिप्लाई करेंगे। मैम, एज की बात कर लेते हैं। क्या कोई सही एज है जिसमें बच्चा प्लान करना चाहिए, फैमिली प्लान करना चाहिए, या किसी भी एज में कर सकते हैं? देखिए, यंग एज में करना बेहतर है। मेल्स एंड फीमेल्स। हाँ। तो यंग एज में जैसे अगर मुझे कहा जाए कि सबसे अच्छा आपका बॉडी में ऑर्गन्स और अदरवाइज यूथफुल कब होंगे आप अपने 20 से 30 की उम्र में ही तो होंगे। तो उसी वक्त स्पर्म भी आपके सबसे ज़्यादा अच्छे होते हैं मोटिलिटी वाइज और बनावट के हिसाब से, और एग्स भी उसी वक्त सबसे अच्छे होते हैं। तो अगर 20 से 30 की उम्र में आप करें तो बहुत अच्छा है, या फिर 2 बच्चे करने हैं, स्पेसिंग भी चाहिए, तो 35 से पहले कर लें, क्योंकि एग्स जो हैं वो आपको, हर एक औरत के जो एग्स हैं वो उसको जब वो अपनी माँ के पेट में होती है
वहाँ से एक फाइनाइट नंबर मिल जाता है। जैसे मान लीजिए 300 एग्स मिले जब मैं अपने माँ की वूम में थी, तो जब मैं बाहर आई उसके बाद से धीरे धीरे एग्स जो हैं वो डिप्लीट होने लगे। फिर जब पीरियड्स आने लगे तो एक एक करके वो डिप्लीट हो रहे हैं, और कब के बने हुए वो एग्स वो स्टेल तो हो ही जाएंगे। बड़े जैसे जैसे आपकी उम्र बढ़ती जाती है उसमें जेनेटिक चेंजेस आना शुरू हो जाते हैं। इसीलिए कहते हैं कि जब आप 35 से ज़्यादा होते हैं तो डाउन सिंड्रोम, एडवर्ड पटाओ और क्रोमोसोमल एब्नॉर्मैलिटी बढ़ जाती है, क्योंकि एग एज्ड हो गए, उसमें जेनेटिक चेंजेस। तो यंगर एग होगा तो ज़्यादा बेटर बच्चा बनेगा, ओल्डर एग होगा तो क्रोमोसोमल एब्नॉर्मैलिटी होंगी। ऐसे ही मेल का भी है कि स्पर्म का भी, अगर आप स्मोकिंग करते हैं, अगर आप सिंथेटिक अंडरगारमेंट्स पहनते हैं, अगर आप सौना जकूज़ी बाथ रेगुलरली लेते हैं, तो आपके स्पर्म की क्वालिटी क्वांटिटी सब कम हो जाती है। स्मोकिंग सबसे ज़्यादा हैज़ार्डस है फॉर दोनों के लिए, एग्स के लिए भी और स्पर्म के लिए भी। और अगर जैसे जैसे आप बड़े होते जाते हैं एज में, आपका लिबिडो भी कम होता है, टेस्टोस्टेरोन भी कम होता है, उससे भी आपके स्पर्म की, क्योंकि स्पर्म तो आप हर बार बनाते हैं, आपके पास फैक्ट्री है, मगर क्वालिटी ऑफ स्पर्म जो है वो कम होती जाती है विद एज। ओके, सिगरेट का समझ में आता है मैम, बाकी दो आपने जो बताए वो थोड़ा आपको साइंटिफिकली बताना पड़ेगा जी। तो अब देखिए, अगर एक ह्यूमन बॉडी में टेस्टिकल्स बॉडी के बाहर क्यों होती हैं? अंदर भी तो हो सकती है ना, हम अंडादानी तो बाहर नहीं है ना, वो तो अंदर ही है। तो टेस्टिकल्स बाहर इसलिए हैं क्योंकि स्पर्म्स जो हैं वो हीटेड एनवायरनमेंट में मर जाते हैं, तो उनको कूल एनवायरनमेंट में रखने के लिए भगवान ने टेस्टिकल्स को बाहर रखा है। तो अगर आप उसको कूल एनवायरनमेंट में तो भगवान ने रख दिया, बॉडी के अंदर तो बहुत हीटेड है, लेकिन फिर आपने सिंथेटिक टाइट से अंडरगारमेंट्स पहन लिए तो वो हीटेड हो गया, या फिर सोना और जकूज़ी बाथ रोज़ ले रहे हैं तो वो हीटेड हो गया। तो उसकी वजह से भी अगर आप टेस्टिकल्स जो कि हवा में लूज़ कपड़ों में रहनी चाहिए उसको आपने टाइट पहना दिया और एयर नहीं है वहाँ पर जा रही है, तो आपके स्पर्म मरना शुरू हो जाते हैं। ओह ओके। ये भी इंफॉर्मेशन आई एम श्योर लोगों के लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है। अभी मैम बात कर लेते हैं डिलीवरी के बाद की। एक महिला की डिलीवरी हो गई, उसके बाद स्पेशली क्योंकि मैं हरियाणा से हूँ, तो हरियाणा में तो मेरे को याद है जब मेरी वाइफ की डिलीवरीज 2 डिलीवरीज हुई हैं तो इतना पूरे घर को चेंज कर दिया गया था। तो बहुत सारे मम्मी वीडियो देखेगी तो मेरे को बहुत डांटेगी, पॉडकास्ट देखेगी तो, लेकिन पूछ लेता हूँ कि बहुत सारे मिसकंसेप्शंस लोगों के दिमाग में हैं। फॉर एग्जांपल एसी नहीं चलाना चाहिए, मुझे नहीं पता है मिसकंसेप्शन है कि नहीं है, आप बता देना, अदरवाइज मम्मी मेरे को बाद में मारेगी। तो क्या क्या मिसकंसेप्शंस आप फेस करते हैं लोगों के क्वेश्चंस, और उसमें से कौन से सही है कौन से गलत है? ओके, सो ऐसा है कि जैसे हमने हमारी डिलीवरी हो गई, ठीक, और अगेन बहुत इम्पॉर्टेंट है ये बर्थिंग प्लान जो क्लास में लेती हूँ, वहाँ पर मदर और मदर इन लॉ भी आएँ और समझें कि क्या क्या मिसकंसेप्शंस हैं और क्या क्या साइंटिफिक है उनकी बातों में। ठीक है, सबसे पहले उन्होंने बात कही कि जच्चा को एक कमरे में बंद करके रखिए, उसके सर पे शॉल या चुन्नी ओढ़िए, उसको ब्रश मत करने दीजिए, कोशिश करिए ना नहाए, हल्का खाना खाए क्योंकि जच्चा का पेट कच्चा है, और एसी नहीं चलाना है, और तो अब इन सब, और घी ज़्यादा खाना है, गुड़ ज़्यादा खाना है, जीरा गुड़ दे रहे हैं, कुछ तो दे रहे हैं, सब्जियां नहीं दे रहे हैं, कोशिश करें कम खाना दें उनको। ये सारी चीज़ें गलत हो सकती हैं। अब हम इसको साइंटिफिकली समझते हैं। ठीक है, हम जब आपके ज़माने में या मेरा ज़माना या मेरी भी माँ का ज़माना था, तब एक टेम्परेचर कितना होता होगा डे का, 30-38, उससे ज़्यादा तो नहीं होता था। आजकल हाफ बॉइलिंग टेम्परेचर चला जाता है। ठीक है, और आप उसमें भी कहते हैं, और वेंटिलेटेड नहीं है घर आजकल, विंडोज़ भी बंद रहती हैं क्योंकि मिट्टी है। एसी हमें इसलिए नहीं चलाना है कि हवा भी नहीं होती है, बच्चों को भी दाने हो जाते हैं जो न्यूबॉर्न बच्चे होते हैं, क्योंकि आपका वेंटिलेटेड नहीं है घर। तो एक प्लेजेंट टेम्परेचर तो होना चाहिए, 25-26 तो होना चाहिए। हम उतना ही कहते हैं, एसी चला के कम से कम 25-26 का टेम्परेचर रखिए, जो कि एक प्लेजेंट टेम्परेचर है। आप उसको बहुत कम मत करिए। पहली चीज़, वेंटिलेटेड होना बहुत ज़रूरी है रूम को। दूसरी चीज़, आप उसको कवर करने के लिए इसलिए कहते थे कि ठंड ना लग जाए। आप आजकल ठंड नहीं लगती, कमरे में आप जब हैं, आप एक प्लेजेंट टेम्परेचर पर हैं, आपको ज़बरदस्ती गर्म चुन्नी पहनाकर उसको रखने की ज़रूरत नहीं है। उतना पसीने से इन्फेक्शन भी होता है और क्लॉस्ट्रोफोबिक भी होता है। तो माँ को वैसे ही बुखार हो जाता है और वो
दिस इज़ नॉट राइट, है ना, इतना गर्म करने की ज़रूरत नहीं है उसको ना बच्चे को। ब्रश करना ज़रूरी है, कहते हैं ब्रश उंगली से करिए नहीं तो दांत कच्चे हो जाएंगे, नहीं, ब्रश करना एब्सोल्युटली ज़रूरी है। आप बेबी ब्रिसल के सॉफ्ट ब्रश से करिए, नहीं तो दांत भी ख़राब हो जाएंगे अगर नहीं करेंगे। पहले ज़माने में कहा जाता था कि जैसे ही जच्चा हुई उसको 5 से 10 किलो घी तो देना ही देना है। अब आप इसका साइंटिफिक मतलब समझिए। जब हमारा इंडिपेंडेंस, प्री इंडिपेंडेंस या इंडिपेंडेंट इंडिया था, तब हमारे पास कैल्शियम, आयरन ऐसी कोई गोलियां नहीं थी, उतने प्राइवेट क्लिनिक नहीं थे, गवर्नमेंट में जाते थे और लोग नहीं जाते थे गवर्नमेंट हॉस्पिटल, डिलीवरी भी घर पर होती थी। और कैल्शियम आयरन तो छोड़ दीजिए, बिल्कुल कहाँ से लेंगे, एक टेटनस का टीका लगवाने जाते थे बस। तो ये कहा जाता था कि, और फिर उस वक्त बच्चों को रिकेट्स हो रहा था, माओं को ऑस्टियोपोरोसिस हो रहा था, बच्चों को नाइट ब्लाइंडनेस हो रही थी, रतौंधी कहते हैं, विटामिन ए की डेफिशिएंसी, डी की डेफिशिएंसी हो रही थी, उससे ऑस्टियोपोरोसिस और रिकेट्स हो रहा था। तो इन सब को बचाने के लिए ये कहा गया कि तब उस वक्त एक घी आता था डालडा, इफ़ यू रिमेंबर, तो डालडा को फोर्टिफाई कर दीजिए, ADEK ये विटामिन है। ए रतौंधी के लिए हो गया नाइट ब्लाइंडनेस, डी बोन्स के लिए हो गया, ई और के जो है वो ब्लड को क्लॉट करता है, ठीक है। अब हमने कहा कि उसको फोर्टिफाई कर दीजिए, तो अब जब फोर्टिफाई हो गया, और वैसे कैल्शियम तो होता है, ये दूध से ही बनता है घी, तो अब हमारी एक जच्चा को सारे विटामिन भी मिल गए और कैल्शियम भी मिल गया। तो अगर 5 किलो घी खा लेगी जच्चा तो उसको हड्डियाँ भी मजबूत रहेंगी, माँ का दूध भी अच्छा रहेगा। अब तो हम कैल्शियम टैबलेट भी देते हैं, मल्टीविटामिन भी देते हैं, तो क्या घी में बचा सिर्फ कोलेस्ट्रॉल। आप लोगों ने तो पहले भी पूरी मेहनत से काम किया था जब आपके ज़माने में, और पोस्ट डिलीवरी भी 40 दिन बाद करेंगे ही काम। ना हमारी माओं ने पहले काम किया था, वो कॉर्पोरेट जॉब में थी, ना अब वो करेंगी पोस्ट डिलीवरी। तो प्रेगनेंसी में उन्होंने 15 किलो बढ़ाया, पोस्ट डिलीवरी वो और 15 किलो बढ़ा लेती हैं क्योंकि घी खाती हैं। तो घी की एज सच कोई ज़रूरत नहीं है, घी में सिर्फ कोलेस्ट्रॉल है। विटामिन ADEK हम विटामिन की टैबलेट से दे रहे हैं, और कैल्शियम भी हम कैल्शियम की टैबलेट से दे रहे हैं, तो इसलिए हम मना करते हैं कि घी ना दें, पहली चीज़। दूसरी चीज़, आजकल फिर से वो सेंधा नमक और ये सब कुछ आना शुरू हो गया। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने टाटा को कहा था कि नमक को आयोडाइज करिए, ठीक है, क्योंकि उस वक्त क्रिटिन हो रहे थे, थायराइड की प्रॉब्लम बढ़ रही थी। अब अगर जब हमने बोल दिया कि नमक में आयोडीन डालना है, तो फिर आप बिना आयोडीन का नमक क्यों खा रहे हैं? तो भी थायराइड की प्रॉब्लम्स फिर बढ़ जाएंगी आपको। तो ये भी एक चीज़ थी जो कि उस वक्त करी गई थी कि सारे लोगों को आयोडाइज नमक ही खाना है। तो कुछ चीज़ें जो हैं वो ऐसी की गई थी। अब घर में अगर आप जच्चा को खाना ही नहीं दे रहे हो, सब्जी ही नहीं दे रहे हो कि पेट, काला चना, सफ़ेद चना, राजमा, कुछ भी नहीं दे रहे हो कि बच्चे को गैस बन जाएगी। दो डिफरेंट पॉपुलेशन चल रही हैं। एक पॉपुलेशन है जो मुझसे आते ही पूछती है डिलीवरी के बाद, हम इसको मटन सूप दे दें क्या? तो मैंने कहा हम मटन सूप देंगी और यहाँ पे छोले भी नहीं दे रहे हैं। तो अगर वो एक जच्चा मटन सूप खा सकती है उसी हॉस्पिटल में बैठ के, तो दूसरी जच्चा छोला क्यों नहीं खा सकती? उसके बच्चे को पेट में क्यों गैस होगी? बच्चों को अगर आप प्रोटीन खा रहे हैं तो आपके दूध से प्रोटीन मिलेगा, अगर आप कार्बोहाइड्रेट खा रहे हैं, कार्बोहाइड्रेट, विटामिन खा रहे हैं तो विटामिन, छोला थोड़ी ना आ जाएगा आपके दूध से। तो इसलिए उनको हमें सिखाना होता है कि खाने को सब कुछ दें, उनको रिस्ट्रिक्ट ना करें कि ये नहीं खाना, वो नहीं खाना। बच्चे के पेट में दर्द होगा, सारे बच्चों के पेट में दर्द हो रहा है, कॉलिक सब बच्चों को होता है, क्योंकि जब वो ब्रेस्ट को ढूंढते हैं तो वो बहुत देर तक निपल को ढूंढते ढूंढते एयर ले जाते हैं, इसको एरोफेजिया कहते हैं। अब वो एयर चली गई तो किसी तरीके से निकलेगी, उनको दर्द होता है, तो वो या तो बर्प करके निकलती है या फाट करके निकलती है, और नहीं निकलती है तो बच्चे रोते हैं, इसको कहते हैं कॉलिक बेबी। तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, सारे बच्चों को कॉलिक होगा। इसलिए नहीं होगा कि आप कुछ खा रहे हैं। जब आपकी सासों को कुछ नहीं देती थी ना उनकी सासें, तो भी उनको डांट पड़ती थी कि तुमने ही कुछ छुप के खाया होगा तो तुम्हारे बच्चे को कॉलिक हुआ होगा। मुझे लग रहा है ये, मुझे पॉडकास्ट, वैसे मैंने पॉडकास्ट करने अभी शुरू किए हैं कुछ महीनों से, लेकिन मेरी वाइफ की डिलीवरी थी उससे पहले कर लेता ना, तो जितने मतलब मैं ये तो नहीं कहूँगा कि टॉर्चर तो नहीं कहूँगा, अदरवाइज फिर ये अपनी मम्मी को नहीं दिखा पाऊँगा पॉडकास्ट, लेकिन सर्टेनली महिलाओं के साथ जो वो 2-3 महीने का फेज़ रहता है ना,
उसमें अननेसेसरी की परेशानी उनको दी जाती है और उन लोगों को लगता है कि परेशानी अगर देंगे ना तो उसके रिजल्ट्स बहुत अच्छे आएंगे। वो परेशानी तो मैं अपनी मम्मी को यही कहता था, हालांकि वो मेरे को ये कह के चुप करा देती थी कि जितने पढ़े लिखे लोग होते हैं ना वो सब पागल होते हैं, तो उन्होंने मेरे को उस कैटेगरी में डाल दिया था। हालांकि मैं कहता था कि मम्मी देखो हॉस्पिटल में थी, प्रीति मेरी वाइफ का नाम है, वहाँ भी एसी चल रहा था ना, अब यहाँ तो नहीं अगर नहीं चलेगा तो फिर कैसे गर्मी में रहेंगी। तो उनको ये था तू रहने दे, ज़्यादा उसकी तारीफ वो मत ले, साइड मत ले, तुझे नहीं पता हमने जिंदगियाँ निकाल दी हैं। तो इस तरह की चीज़ें, बट आई एम श्योर इससे काफ़ी सारे लोगों को काफ़ी सारी इंसाइट्स तो मिलने वाली है। मैं एक बताती हूँ, जब मेरी डिलीवरी हुई थी फर्स्ट टाइम जी, तो मैं गायनेकोलॉजिस्ट और मेरे हस्बैंड पीडियाट्रिशियन, ठीक है। तो अभी उन्होंने कहा कि बेटी पैदा हुई है, उसको काजल डालेंगे आँख में। तो मैंने कहा नहीं डालेंगे, क्योंकि आँख में काजल डालेंगे तो कॉर्निया को इंजरी हो जाएगी और स्क्विंट हो जाएगा और कंजक्टिवाइटिस हो जाएगा, तो नहीं डालेंगे बिल्कुल भी काजल। अब वहाँ पर हो गया द्वंद्व युद्ध, ठीक है, कॉन्फ्लिक्ट इतना ज़्यादा कि पीडियाट्रिशियन हस्बैंड भी कुछ नहीं बोल रहे। अरे भाई आप तो पीडियाट्रिशियन हैं, आप तो बोलिए कि नहीं डालना है। अब मैं अकेली अपनी बेटी के प्रोटेक्शन में लगी हूँ कि काजल नहीं डलेगा। तो फिर वहाँ पे लड़ाई हुई और बोली कल की डॉक्टर नहीं आई है, हमने इतने 4 बच्चे पैदा कर लिए और इतने कर लिए और इनको ज़्यादा पता है, हमें नहीं पता है। तो ये जो आपने कहा ना, ये है बिल्कुल, मतलब डॉक्टर की ही बात नहीं मानी जा रही, डॉक्टर खुद अच्छा है, वो कह रही है तो कह रही कल की डॉक्टर नहीं आई है, इसको ज़्यादा पता है, और दूसरों को तो क्या ही मानेंगे वो। ये सेम इंसिडेंट मेरे घर पे भी हुआ था। तो इनफैक्ट मैं डॉक्टर तो नहीं हूँ, लेकिन आजकल गूगल पे तो देखो इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है ही। तो मैंने एक रिलायबल डॉक्टर का पूरा ब्लॉग निकाला और वो अपनी मम्मी को मैंने हिंदी में ट्रांसलेट करके पढ़ के सुनाया। तो मेरी इतनी हिम्मत तो नहीं थी कि मैं उनको डायरेक्टली क्वेश्चन कर लूँ, क्योंकि वो तो फिर वही रहता है ना कि तू ज़्यादा पढ़ा लिखा है तो तू हमें वो समझता है। तो वो सोफे पे बैठी हुई थी, मैं दूसरे सोफे पे बैठा हुआ था और मैं अपनी वाइफ को बता रहा हूँ, अरे प्रीति ये देखो कितना अच्छा पोस्ट है, और मैं बहाने बहाने से अपनी मम्मी को सुना रहा हूँ कि ऐसा कोई भी साइंटिफिक स्टडी नहीं है कि बच्चे की आंख में काजल डालेंगे तो उसकी आंखें बड़ी होंगी या ये होंगी। मुझे लगा था कि मम्मी को मैसेज जाएगा, लेकिन वहां से किचन से मेरी वाइफ ही कहती है तुम इन चीजों में ना पढ़ो तो ही अच्छा। तुम अपने काम धंधे देखो, ये चीजें हमारे ऊपर छोड़ दो। मैंने कहा ठीक है यार, जब उसी को नहीं प्रॉब्लम है तो फिर मैं क्या ही कह सकता हूँ। ये बहुत मुश्किल तो है, वो बहुत कॉन्फ्लिक्ट हो जाते हैं पोस्ट डिलीवरी और जी। एनीवे, पीरियड्स में बहुत सारी महिलाओं को बहुत सारे प्रॉब्लम्स होते हैं। कई महिलाओं को पेन बहुत ज़्यादा होता है और बहुत तरह के इश्यूज रहते हैं। तो क्या रीज़न है, क्या प्रिकॉशंस ले सकती हैं महिलाएं? सबसे पहली बात ये कि अगर पीरियड में पेन होता है तो हमारी माएँ हमें पेन किलर नहीं लेने देती, और वो उन्हें ऐसा लगता है कि वो हमें प्रोटेक्ट कर रही हैं, हमारी फ्यूचर फर्टिलिटी को प्रोटेक्ट कर रही हैं, और बहुत उससे प्राउडली आके कहती हैं कि देखिए दर्द होता है मेरी बेटी को, मगर मैं इसको पेन किलर नहीं लेने देती हूँ। और ये बहुत ही मिथ है, ये बिल्कुल रॉन्ग है। अगर एक बच्ची को 10 साल पर पीरियड आने लग गए हैं तो वो बहुत ही इतनी छोटी बच्ची है, आप कैसे उसको दर्द सहने को कह सकती हैं। और ये नहीं कह रही कि दर्द की दवा का कोई नुकसान है ही नहीं, तो आप उसे लेने दें, और दिन में 2 या 3 बार लेने दें कि कम से कम उसके 3, 4, 5 दिन के जो भी पीरियड का पेन है वो उसमें प्रोडक्टिव रह पाए, खा पाए, उल्टियाँ ना करे और अपने स्कूल का काम कर पाए, अपना टीम एक्टिविटी में पार्टिसिपेट कर पाए। मगर अगर मुझे शुरू में पेन हुआ, फिर कुछ सालों बाद में बड़ी हो गई, एडोलेसेंट में फिर भी पेन हो रहा है, और पेन पीरियड्स से कुछ दिन पहले शुरू हो रहा है और पीरियड्स में भी हो रहा है और पीरियड के बाद भी रह रहा है, तो ये एक अबनॉर्मल चीज़ हो सकती है। इसीलिए हमें लगता है कि जब अगर एक लड़की को बहुत टाइम से पेन हो रहा है, हर मेंस्ट्रुअल साइकिल में पेन हो रहा है, तो हमें उसका टेस्ट तो कराना ही चाहिए, अल्ट्रासाउंड करा के देखना चाहिए, क्योंकि आजकल बीमारियां भी बहुत जल्दी हो रही हैं। एंडोमेट्रियोसिस एक ऐसी बीमारी है जो कि एक कर्स की तरह आ गई है। एंडोमेट्रियोसिस में क्या होता है कि आपको जो पीरियड्स हो रहे हैं वो बाहर निकलने चाहिए वजाइना के थ्रू, मगर वो आपके फलोपियन ट्यूब के थ्रू वापस बैक जाते हैं और ओवरी में इकट्ठा होना शुरू हो जाते हैं, जहाँ की वो अननेचुरल जगह है। ओवरी में जगह नहीं है कि आपका मेंस्ट्रुअल ब्लड कलेक्ट हो। अब वहाँ ओवरी को स्ट्रेच करता है, यूट्रस की मसल के अंदर घुस जाता है, और इसको एडिनोमायोसिस और एंडोमेट्रियोसिस कहते हैं। अब इस बीमारी के चलते
लड़की को बहुत पेन होता है, पीरियड से पहले शुरू हो जाता है, पीरियड्स में भी और बाद में भी रहता है। अगर इस बीमारी को हमने जल्दी नहीं पकड़ा तो उसका ओवरी और यूट्रस और फलोपियन ट्यूब सब डिस्ट्रॉय हो जाती है। तो अगर पहले के ज़माने में हम ये कहते थे कि दर्द की दवा नहीं देनी, कोई नहीं, ये तो नॉर्मल है, बच्चा पैदा होने के बाद से पहला ये होता था कि शादी के बाद ठीक हो जाएगा, फिर बच्चा पैदा होने के बाद ठीक हो जाएगा, ऐसा नहीं है। अगर उसे बीमारी है, अगर उसको फाइब्रॉयड है और ये बीमारी एंडोमेट्रियोसिस है, तो आपको उसका इलाज कराना ही पड़ेगा और इसको आप बहुत लाइटली प्लीज़ मत लीजिए। वंडरफुल। HIV कितना बड़ा इशू आप इसको देखते हैं? क्या क्या प्रिकॉशंस ली जा सकती हैं? आई एम नॉट श्योर एक गायनेक से ये सही क्वेश्चन है कि नहीं है, लेकिन हमने तो प्रिपेयर किए थे कुछ क्वेश्चंस आपसे पूछने के लिए। तो क्या क्या प्रिकॉशंस लिए जा सकते हैं कि HIV ना हो? आपको क्या लग रहा है, क्या रीजंस है कि HIV एक्चुअली बढ़ रहा है अभी? तो क्या रीजंस है उसमें? सुनाओ, HIV ही सिर्फ एक नहीं है जो कि सेक्सुअली ट्रांसमिटेड वायरस है जो जिससे हम डरते हैं। उससे भी ज़्यादा हेपेटाइटिस C, हेपेटाइटिस B भी सेक्सुअली ट्रांसमिटेड वायरसेस हैं और ह्यूमन पेपिलोमा वायरस भी है। तो HIV अगर है एक, तो ह्यूमन पेपिलोमा वायरस तो कैंसर भी करता है। बॉयज़ को पेनाइल एंड ओरल कैंसर करता है, गर्ल्स को वल्वल, वजाइनल, सर्वाइकल, ये सारे कैंसर करता है। तो हमें सारी सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ से डरना चाहिए। तो इसमें ये सारे वायरल हैं, चाहे वो आप HIV ले लीजिए, HPV या ह्यूमन पेपिलोमा वायरस ले लीजिए, हेपेटाइटिस C जो कि आपको लिवर को इतनी बुरी तरीके से डिस्ट्रॉय करेगा कि आपको जॉन्डिस और सिरोसिस हो जाएगा, और हेपेटाइटिस B। और ये सारे के सारे ही वायरस जो हैं अगर सेक्सुअली ट्रांसमिटेड हैं तो आप बहुत ही सिंपल बैरियर मेथड ऑफ कॉन्ट्रासेप्शन यूज़ करके प्रिवेंट कर सकते हो। हेपेटाइटिस B का, हेपेटाइटिस C का तो वैक्सीन भी है, ह्यूमन पेपिलोमा वायरस का भी वैक्सीन है जो कि बच्चों को एज यंग एज 15 साल से छोटे लड़के और लड़कियों दोनों को ही लगाया जा रहा है। ये सारे वैक्सीन जो है लड़के और लड़कियों दोनों को ही लगाए जा रहे हैं क्योंकि ये सेक्सुअली ट्रांसमिटेड है और हमें 15 साल से पहले लगा देना चाहिए और उनको इससे प्रोटेक्शन देना चाहिए। तो मुझे लगता है कि जो HPV का जो वैक्सीनेशन है ह्यूमन पेपिलोमा वायरस का, वो बहुत ज़रूरी है बॉयज़ और गर्ल्स दोनों के लिए। 15 साल से छोटे बच्चों को 2 डोज लगती है, एक लगेगी और फिर 6 महीने बाद दूसरी लगेगी, और ये दोनों में ही बॉयज़ में भी कैंसर्स बचाता है, जेनिटल ट्रैक्ट और ओरल कैंसर को, और गर्ल्स में भी कैंसर को प्रिवेंट करता है। और सिंपल मेथड, बैरियर मेथड ऑफ कॉन्ट्रासेप्शन यूज़ करें इफ़ यू आर सेक्सुअली एक्टिव एज यंग एज एन एडोलेसेंट एज। थैंक यू। एक हम मदर्स पे डिस्कशन कर रहे थे, तो जिनकी डिलीवरीज हुई होती है जिसको जच्चा हम कहते हैं, उन पे बहुत सारे केसेस में क्या होता है, ब्रेस्ट फीड नहीं कर पाती बच्चों को, मिल्क प्रोड्यूस नहीं होता है। पहले ऐसे इश्यूज कम थे, अब बहुत ज़्यादा हो गए। क्या रीज़न है और क्या साइकोलॉजिकली एक मदर परेशान होती है इस इशू से जब उनको बार बार बोला जाता है कि बच्चे को फीड करो लेकिन दूध नहीं आ रहा होता है? तो ये इशू एक तो ये चीज़ है कि हम लोगों को लगता है कि जैसे ही बच्चा आएगा एकदम से नलका बहना लग जाएगा, ऐसा नहीं होता है। जैसे ही बच्चा आता है, बच्चे की क्राई, बच्चे की सक्लिंग से ब्रेन को स्टिमुलेशन मिलता है, ब्रेन में प्रोलैक्टिन हार्मोन और ऑक्सीटोसिन रिलीज़ होता है और फिर मिल्क लेट डाउन होता है। तो जब माँ बच्चे को दूध पिलाती है, जितना पिलाती है, जितना बच्चा सकल करता है, उसी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल प्रोलैक्टिन और ऑक्सीटोसिन बनता रहता है। तो जब आप बच्चे को फर्स्ट 3 डेज़ में पिलाते हैं तो सिर्फ कोलोस्ट्रम आता है जो कि इतना कम होता है कि आप स्क्वीज़ करके मेजर नहीं कर सकते उसे, लेकिन अगर बच्चा सकल कर रहा है तो उसे आ रहा है। तो कोलोस्ट्रम में बहुत इम्यूनोग्लोबुलिन और इम्यूनिटी बढ़ाने की तत्व होते हैं। एक तो वो है कि 3 दिन तक आप मेजर नहीं कर पाएंगे, लेकिन आजकल क्या लड़कियां देखना चाहती हैं निकाल कर कितना दूध है, मुझे तो दिख नहीं रहा, आ नहीं रहा। और दूसरा चीज़ है, जब 3 दिन के बाद अच्छे से आना शुरू होगा, लेकिन कैसे, जब आपने सकल ही नहीं कराया, बच्चे ने सीखा ही नहीं सकलिंग करना, पहले ही 3 दिन आपने बॉटल लगा दिया। ब्रेस्ट मिल्क बच्चे को आता है एक्सप्रेस करना क्योंकि वो सीख के आता है ये चीज़, रूटिंग रिफ्लेक्स और ये, मगर बॉटल से आसान होता है उसको लेना, ब्रेस्ट से बहुत मुश्किल होता है। अगर वो 3 हफ्ते अच्छे से ब्रेस्ट मिल्क पर सकल कर लेता है
तब आप उसको अगर कुछ और टॉफ़ी देना है, चाहे वो कटोरी चम्मच से है, तब दें। लेकिन अगर आपने शुरू में ही लगा दिया ये सोच के कि बच्चा तो लैच नहीं कर पा रहा ठीक से, तो वो ऐसा होगा कि बॉटल से लेना शुरू किया, बॉटल बहुत आसान होती है, वो भूल जाता है कि ब्रेस्ट से कैसे एक्सप्रेस करना है। इट इज़ सिंपल एज कि अगर कोई गियर वाली गाड़ी चलाना आता है और आप उसको गियर वाली ना सिखाएं और सीधा ऑटोमेटिक चला ले, तो गियर वाली नहीं चला पाएगा वो। सो बेबी, जो भी बच्चे, मैं माओ से यही कहती हूँ कि आप बच्चे का ये मेजर मत करिए कि आपको दूध कितना निकल रहा है। अगर बच्चा आपके ब्रेस्ट पे सकल कर रहा है और बहुत थोड़ा टाइम लगाएगा, लैच करेगा, छोड़ेगा, फिर लैच करेगा, उसका भी स्टेमिना बनेगा। जब वो लैच करना आ गया उसको, तो आप पूरा टाइम उसको पिलाइए दूध, स्टेमिना बनने दीजिए। क्योंकि बच्चा ब्रेस्ट मिल्क जब लेता है तो धीरे धीरे वो अपने मर्जी से लेता है। इस लेड बाय बेबी। उसने दूध पिया, फिर वहाँ पर आपकी कंफर्ट में वो सो गया क्योंकि आपकी हार्ट बीट सुनाई दे रही थी, वार्मथ थी, सो गया। आपने फिर उसको फ्लिक करा, उसके मुंह से फिर निपल निकल गया, वो रोया धोया, फिर निपल पकड़ा, थक गया, फिर सो गया। तो ये एक चलता रहता है जद्दोजहद। लेकिन अगर आप ये मेजर करते हैं बच्चा सो नहीं, मैंने नीचे लिटाया और बच्चा उठ जाता है, या बच्चा रो बहुत रहा है, सो नहीं रहा, और आपके आसपास के लोग भी, तुम्हारा दूध बहुत पतला आ रहा है, तुम्हारा दूध इनफ नहीं हो रहा है, वो अंडरमाइन करते रहते हैं कॉन्फिडेंस, तुम्हारे दूध पे तो बच्चा सो ही नहीं रहा। हमारे ज़माने में तो बच्चे को सुला कर और बहुत घर के काम कर लेते थे, वो सब भूल जाते हैं कि वो शुरू में नहीं था। 40 दिन तक तो इसीलिए बच्चा को कन्फाइनमेंट में भी रखा जाता है कि तुम सो और दूध पिलाओ और खाओ, जिससे कि वो बच्चा भी स्टेमिना डेवलप कर ले, उसको भी आदत पड़ जाए, माँ को भी सीख जाए कि कैसे दूध पिलाना है। वो चीज़ आपको 40 दिन तक पेशेंस रखनी है। और आसपास के जो रिलेटिव हैं वो भी उसके कॉन्फिडेंस को अंडरमाइन ना करें। तुम्हारा तो बहुत पतला आ रहा है, हमारा तो बहुत आता था, तुम्हारा तो आ ही नहीं रहा, हमारा तो बहने लग जाता था। वो सब कुछ होगा, 40 दिन तो होने दीजिए, इनका भी बहेगा, इनका भी। लेकिन वो शुरू में ही हम लोग जो है वो इतना अंडरमाइन कर देते हैं कॉन्फिडेंस को कि आप टॉफीट दे दो, तुम्हारा बच्चा सो नहीं रहा, वो बहुत रो रहा है, तुम्हारा दूध पूरा नहीं हो रहा। वो टॉफीट देते ही आपकी ब्रेस्ट मिल्क पे जितना कम टाइम सकल करता है बच्चा, उतना कम बनता है। तो कोई भी माँ, आप सोचिए राहुल, कोई भी माँ पूरी कायनात में मैमल्स बच्चे को दूध पिलाते हैं, किटन्स हैं, पपीज़ हैं, पिलाते हैं ना। कोई बॉटल से तो नहीं दूध देता, ना ही ऐसा है कि वो जाके ब्रेड लेके आती है बच्चे के लिए। सभी लोगों की, चाहे वो काफ है, सभी के बच्चे तो पीते हैं ना। तो भगवान ने तो सभी बच्चों के लिए दिया ही है। हम लोग ज़्यादा इंटेलिजेंट हो जाते हैं और देखते हैं कितना आ रहा है, नहीं आ रहा है, हमारा बच्चा सो नहीं रहा, दूध कम आ रहा है, रो रहा है बहुत ज़्यादा, इस वजह से हम नहीं पिला पाते। और इसी वजह से कई लोगों को लगता है कि हमारा दूध नहीं आ रहा है। मुझे मैम एक्चुअली ऐसा लग रहा है कि इन्फॉर्मेशन अगर इस ढंग से लोगों के पास पहुंच जाए, जैसे आप इतना इजीली एक्सप्लेन कर रहे हैं, मैं समझ पा रहा हूँ। मैंने कभी बेबी डिलीवर नहीं किया बिकॉज आई एम मेल, लेकिन जो चैलेंजेस मेरी वाइफ ने शायद फेस किए हैं, इस तरह का पॉडकास्ट वो पहले देख लेती तो मुझे लग रहा है कि उनका जो वो पूरा पीरियड था, वो 40 डेज 45 डेज या 2 मंथ का जो पीरियड था, वो बहुत डिफरेंट होता। तो ये इन्फॉर्मेशन लोगों के पास, मुझे आज तो लग रहा है कि आई एम डूइंग अ वेरी नोबल कॉज फॉर सोसाइटी एंड आई एम गोइंग टू आस्क माय ऑल द फॉलोअर्स ऑन इंस्टाग्राम, लिंक्डइन एंड एवरीबडी कि भाई तुमने मेरा कोई भी पॉडकास्ट देखा हो चाहे नहीं देखा हो, ये ज़रूर देख लेना। बट दिस इज़ रियली, मतलब बहुत सारी चीज़ें तो मेरे को पता भी नहीं थी जो आप बता रहे हैं। वेरी इन्फॉर्मेटिव। देखिए, आप गायनेक हैं, मुझे ये पता भी नहीं है कि ये क्वेश्चंस आपके फोर्टे में हैं कि नहीं है, लेकिन छोटे छोटे बच्चों को फ़ोन दिखाए जाते हैं, तो क्या उसका भी कोई नेगेटिव इम्पैक्ट है? बहुत ही अर्ली एज में अब दिखाए जा रहे हैं वो, शायद डिलीवरी के बहुत सारे केसेस में तो मैंने देखा है कि बच्चा 30 डेज़ का भी नहीं हुआ है और उसको फ़ोन दिखाए जा रहे हैं, मोटू पतलू दिखाया जा रहा है, कोई कुछ दिखा रहा है। ये इनका क्या आप इफ़ेक्ट देखते हैं? बहुत ज़्यादा पीडियाट्रिशियन आपको बहुत और भी अच्छे से बता पाएंगे। लेकिन जब हमारे बच्चों को एक तरफा फ्लैशी इन्फॉर्मेशन मिल रही है, तो हम ही लोग, अभी आप सोचिए अडल्ट ही, हम कितने एडिक्टेड हैं इस चीज़ को। हम लोग स्क्रॉल करते रहते हैं, चाहे हमारे दिमाग में कुछ घुस रहा है या नहीं घुस रहा है, इट्स जस्ट स्क्रॉलिंग दी स्क्रीन। और बच्चों को तो वो फ्लैशी लाइट, वो म्यूज़िक, वो कलरफुल स्क्रीन बहुत अच्छी लगती है। अभी हो क्या रहा है कि बच्चे एक तरफा इन्फॉर्मेशन ले रहे हैं,
बोल नहीं रहे क्योंकि नोबडी इज आस्किंग देम टू स्पीक, और उनका दिमाग जो है एक तरीके से मैं बोलूँगी कुंठित होता जा रहा है, सोच नहीं रहे ना। सोचना हम भी नहीं सोचते हैं, जब स्क्रीन देख रहे हैं तो हम कहाँ सोच रहे होते हैं। हम कोई बुक पढ़ रहे हैं, हम 4 लाइनें पढ़ते हैं, फिर उस ऑथर से रिलेट करते हैं, फिर हम सोचते हैं कि अच्छा उसने क्या लिखा, हम फिर दोबारा से पढ़ते हैं, फिर ऐसा ही होता है ना। लेकिन आप स्क्रीन दिखा रहे हैं तो वो एक तरफा इन्फॉर्मेशन, एक तरफा कम्युनिकेशन चल रहा है। बच्चे बोलना ही नहीं आ रहा उनको। जिस एज पे उनको बोलना चाहिए दे आर नॉट टॉकिंग। और उनको एक आई कांटेक्ट जब करना चाहिए तो वो सर नीचे ही है, बिकॉज वो आई कांटेक्ट उन्होंने कभी ह्यूमन जैसा देखा ही नहीं कि भाई मैं ऐसे बोलूँगा तो वो रेसिप्रोकेट ऐसे होगा। वो एक ही तरफा इन्फॉर्मेशन है, तो वो सोशली भी आउटकास्ट होते जा रहे हैं। कॉन्फिडेंस नहीं है कि सामने देखें बात क्योंकि बोला ही नहीं है इसमें, तो आपको सिर्फ सुनना ही सुनना है, तो वो कम्युनिकेटिव स्किल्स नहीं आ रही हैं, बोल नहीं रहे हैं। और ये एक स्पेक्ट्रम है जहाँ की ऑटिस्टिक होते जा रहे हैं बच्चे। नॉट एवरीबडी, बट ऑटिज़म का एक ये भी बहुत बड़ा कारण है कि ज़्यादातर माँ बाप काम में हैं, तो बच्चों को खाना मतलब इतना ज़्यादा हो गया है कि बच्चे बिना फ़ोन के खाना नहीं खा रहे हैं। अगर आप ऐसी जगह, जैसे मेरे क्लिनिक पर आए पेशेंट्स बैठे हुए, मैं बात कर रही हूँ हस्बैंड वाइफ से, बच्चा भी है बड़ा वाला, तो वो चिल्लाने लगा किसी भी बात पर। उसे पता है कि अटेंशन मिलेगी मुझे, तो जैसे अटेंशन में जैसे ही कुछ खुराफात करूँगा माँ बाप दे देंगे फ़ोन। उन्होंने फट से फ़ोन उठाया, दे दिया। तो मैं कहती प्लीज़ फ़ोन मत दीजिए। किसको परेशानी हो रही है उसके बोलने से? मुझे तो नहीं हो रही है। मेरी टेबल को छेड़ रहा है, मेरे रूम को छेड़ रहा है, आप छेड़ने दीजिए। थोड़ी देर छेड़ेगा, एक्सप्लोर तो करने दीजिए बच्चे को। हम लोग उसको एक्सप्लोर ही नहीं करने दे रहे। उसको फ़ोन दे के चेयर पर बैठ जाओ, लेट हिम एक्सप्लोर, लेट हर एक्सप्लोर। कितना कर लेगा? आप घर पर भी यही करते हैं कि आपको लगता है बच्चा बस चुपचाप बैठ जाए कहीं पर, आपकी परेशानी ना हो, आप अपना काम अनइंटरप्टेड करते रहें। और वो बच्चे को जो बिठाते हैं आप, तो फिर आगे जाके वो ना खेलता है ना आज हम यही बात कर रहे थे ना, बाहर खेलने नहीं जाते बच्चे बिल्कुल भी, क्योंकि उनको आपने वो दिखा दिया कि वही उसके साथ बैठना है। हमने ही तो आदत लगाई है। तो वो एक बहुत बड़ी आदत है, उससे बच्चे जो है वो मेंटली ग्रो नहीं कर पा रहे हैं और वो अगर हम 2 साल से पहले हो जा रहा है तो कई न्यूरो डेवलपमेंट जो चेंजेस हैं जो कि बनने हैं, कुछ नर्व्स वो बनना भी बंद हो जा रही हैं, वहीं पर ब्लॉक हो गई। अब आप परमानेंटली आपने बच्चे को डैमेज कर दिया ब्रेन, क्योंकि बनने थे न्यूरो डेवलपमेंटली, वो ट्रैक्स बनने थे, वो कम्युनिकेटिव स्किल्स होनी थी, वो वहीं पर बंद हो गई। अब वो आप उसके बाद अभी तक तो आपने अपने खुद को डिस्टर्ब ना हो इसलिए स्क्रीन दे दिया। अब जब बच्चे के लिए स्पेशल क्लासेस के लिए जाएंगे, उसको स्पीच थेरेपी के लिए जाते हैं, उसकी स्पेशल स्कूल में डालते हैं, तब वही तो आप अपना जॉब छोड़ते हैं ना। तो आप ज़िंदगी भर के लिए छोड़ते हैं, बिकॉज अभी आपको लग रहा है कि आपका बच्चा तो लाइफ के चैलेंजेस के लिए एक नॉर्मल बच्चा जो है पीयर ग्रुप में बात करने लायक भी नहीं रहा है। तो दिस इज़ रियली बहुत ही सैड है कि हम लोग बच्चों को फ़ोन और स्क्रीन दे रहे हैं। शायद लोगों को मैम समझ में नहीं आ रहा है। एक ऑटिज़म, मेरे एक फ्रेंड हैं, उनका बेटा ऑटिस्टिक चाइल्ड है। फॉर्चुनेटली और अनफॉर्चुनेटली जब वो ऑटिज़म डायग्नोज हुआ था, मैं उस प्रोसेस का पार्ट था। हम मेदांता हॉस्पिटल में गए थे, हमने बच्चे को दिखाया डॉक्टर को। 1 मिनट में डॉक्टर ने ये बोल दिया था दैट योर चाइल्ड इज़ ऑटिस्टिक एंड ही विल नॉट बी एबल टू लीड अ नॉर्मल लाइफ। 1 मिनट में उनकी ना, वो 1 मिनट ने ना पूरी लाइफ शायद चेंज कर दी है। दैट चाइल्ड विल नॉट बी अ नॉर्मल चाइल्ड। लोगों को समझ में नहीं आ रहा है कि जो हम कर रहे हैं अपना थोड़ा सा टाइम बचाने के लिए, या घर में मैं किचन में काम कर लेती हूँ, बच्चों को फ़ोन दे देती हूँ। जिस दिन हॉस्पिटल में जाएंगे और हॉस्पिटल में डॉक्टर ने ये बोल दिया ना दैट योर चाइल्ड इज़ नॉट गोइंग टू लीड अ नॉर्मल लाइफ, एक तो बच्चा नॉर्मल लाइफ नहीं लीड कर पाएगा, वो तो एक इशू है। दूसरा इशू ये है, क्या आप अपने आप को माफ़ कर पाओगे ज़िंदगी भर?
कि शायद मैं वो कंट्रीब्यूशन कर सकता था या कर सकती थी कि मेरा बच्चा, ज़रूरी नहीं है कि आप बच्चे की अच्छी परवरिश कर रहे हो तो ऑटिस्टिक ना बने, इसकी तो कोई गारंटी नहीं है, बट प्रॉब्लम वहाँ है जहाँ यू आर बीइंग अ पार्ट ऑफ दैट प्रॉब्लम। तो उसमें आई हैव सीन दैट फ्रॉम वेरी क्लोजनेस। और वो जो फेज़ रहता है ना, जब आप वो हॉस्पिटल से घर आते हो, गाड़ी में आप दोनों बैठे रहोगे लेकिन आप बात नहीं कर पाओगे, क्योंकि आपको यही नहीं पता होगा कि आप बात क्या करें, क्योंकि आपके दिमाग में ये चीज़ चल रही होगी। आप ये सोच रहे होगे कि दूसरे डॉक्टर के पास लेके जाऊंगा और वो ये कह दे कि पहले वाले डॉक्टर ने गलत डायग्नोज करा है, लेकिन आपको भी अंदर से ये पता है कि काम हो गया है। सो ऑल द पीपल हु आर वाचिंग दिस पॉडकास्ट, डोंट टेक इट लाइटली, डोंट मेक दैट मिस्टेक। बहुत सारे लोगों ने ये मिस्टेक किया है और वो बहुत पछता रहे हैं। हाउस हेल्प के पास छोड़ देते हैं। हाउस हेल्प जो है वो स्क्रीन पे बिठा देती हैं, खुद का काम कर रही होती है, स्क्रीन बच्चा देख रहा है। तो मतलब, या किसी ने भी जो बच्चे के पास इतनी एनर्जी है, इतना ब्रेन इतना शार्प होता है, दे वांट टू एक्सप्लोर द वर्ल्ड, दे वांट टू एक्सप्लोर देयर सराउंडिंग्स। और अगर आपने नहीं उस वक्त ध्यान दिया तो वैसे ही पेरेंटिंग इज़ अ वेरी गिल्ट रिडन जॉब। आप जो है कुछ भी नहीं करते, आपने बहुत प्यार कर दिया बच्चे को और बच्चा बिगड़ गया तो भी आप अपने ऊपर ब्लेम लेते हो, बहुत स्ट्रिक्ट हो गए और बच्चा इंट्रोवर्ट हो गया तो भी अपने ऊपर ब्लेम लेते हो। तो वैसे ही आप, वही है कि जब आप पेरेंट बनते हैं तो आप हर वक्त एक गिल्ट में ही जी रहे होते हैं कि हमने अपने बच्चे को ठीक से परवरिश नहीं दी, और फिर अगर ऐसा कुछ हो जाता है तो आप अपने आप को कभी माफ़ नहीं कर पाते हैं। ट्रू। बहुत बड़े बड़े इश्यूज हमने डिस्कस किए हैं मैम आज। एक छोटा, आई डोंट नो छोटा है कि नहीं है, लेकिन इम्पॉर्टेंट इशू तो है, बच्चों को कितने साल तक ब्रेस्ट फीड करे एक मदर। क्योंकि एक सोसाइटी में मिसकंसेप्शन ये भी है कि जब मदर बच्चे को ज़्यादा साल तक फीड करती है तो उनकी हेल्थ पे नेगेटिव इफ़ेक्ट रहता है, उनकी बॉडी शेप पे नेगेटिव इफ़ेक्ट रहता है। इस पे आप क्या कहना चाहिए? तो देखिए, ऐसा है कि 6 महीने तक तो एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग होनी ही चाहिए, और उसके बहुत कारण हैं। क्योंकि और सिर्फ एक्सक्लूसिव का मतलब है कि पानी भी नहीं देना, घुट्टी भी नहीं देनी है, ऐसा। पानी के लिए भी बच्चे को माँ का दूध चाहिए, खाने के लिए भी माँ का दूध चाहिए, क्योंकि उसमें एंटीबॉडीज़ हैं, इम्यूनोग्लोबुलिन्स हैं, एंटी एलर्जेंस हैं, जो कि बच्चे को अगर 6 महीने तक देती है माँ तो उसको डायरिया नहीं होता है, उसको स्किन एलर्जीज़ नहीं होती हैं, उसको गट एलर्जीज़ नहीं होती हैं। तो ये सारी चीज़ों के फ़ायदे हैं। इसलिए और ये भी कितनी समझदारी की बात भगवान ने इतना ब्यूटीफुल बनाया है कि अगर आपका बच्चा 7 महीने पे हुआ है तो 7 महीने के हिसाब से जो उसको कैलोरी चाहिए और जो इम्यूनोग्लोबुलिन चाहिए वैसा दूध आएगा आपका। और अगर 9 महीने का बच्चा है तो 9 महीने के हिसाब से आएगा। तो इतना ब्यूटीफुल। और अगर गाय का बच्चा है तो उसकी जो दूध का जो बनावट है वो उसके लिए है, काफ के लिए, और जो माँ का दूध पी रहा है उसका वो एक ह्यूमन मिल्क का जो भी कॉम्पोजिशन है वो फ़र्क है। तो इसलिए 6 महीने तक तो हमें माँ का दूध पिलाना ही है। उसके बाद आप 1 साल तक, 1.5 पौने 2 साल तक जितना भी पिलाते हैं, उसमें ये ध्यान रखें कि 6 महीने के बाद आपको वीन करना है, उसको ऊपर का खाना देना है, उसको और भी न्यूट्रिएंट्स की ज़रूरत होती है। नहीं करेंगे तो बच्चे की ग्रोथ फिर कम होना शुरू हो जाती है। सिर्फ ब्रेस्ट मिल्क काफ़ी नहीं होता आफ्टर 6 मंथ्स, इवन इफ़ यू आर गिविंग 24/7। तो जब वो देना शुरू किया आपने और बच्चे ने चलना शुरू किया और खाना और सब कुछ शुरू किया, तो 1 साल तक तो आपको लगता है कि ठीक है। 2 साल से ज़्यादा अगर देते हैं तो बच्चे को एक आदत भी पड़ जाती है, और मोस्टली वो आपको एज अ पैसिफायर यूज़ कर रहा होता है, क्योंकि उसको तब तक भूख नहीं होती ना, उससे उसकी दूध की रिक्वायरमेंट पूरी हो रही होती है, मगर वो उसको एक सिक्योरिटी, एक लव, एक पैसिफायर मिल रहा होता है। तो वो बार बार आपको आके बस ब्रेस्ट को 2 बार शकल करेगा, भाग जाएगा, या फिर पूरी रात आपकी चैन और नींद ख़राब करके रखेगा। जितनी बार करवट लेगा एक बार शकल करेगा। तो मुझे लगता है कि एक माँ की हेल्थ के लिए भी बहुत ज़रूरी है कि वो 1-1.5 साल या मैक्सिमम 2 साल तक पिलाए। बाकी उसको, क्योंकि न्यूट्रिशन तो नहीं मिल रहा उस बच्चे को, अगर आप ज़्यादा देर तक 1 साल से ज़्यादा पिलाते रहते हैं और वो आपके दूध पर डिपेंडेंट रहता है और ऊपर का नहीं खा रहा, तो वो मैलनरिश्ड होना शुरू हो जाता है। तो अगर 1 साल बाद नहीं भी पिलाते तो कोई प्रॉब्लम नहीं है? हाँ,
मतलब वही है कि अगर आप नहीं भी पिलाते, या तो बच्चा आपके दूध को उतनी क्वांटिटी पी रहा है कि उसकी दूध की रिक्वायरमेंट पूरी हो रही है, और नहीं भी पिलाते हैं तो अगर ऐसे सिर्फ सकल करके और बस सिर्फ पैसिफायर की तरह यूज़ कर रहा है तो फिर आपको छोड़ देना चाहिए। मेरी मम्मी कई बार मुझे मजाक मजाक में बोलती है कि तू इतनी बड़ी बड़ी बातें इसलिए करता है क्योंकि तुझे 5 साल तक मैंने दूध पिलाया था। वो बस ऐसा होता है, स्कूल से भी आते थे तो माँ की छाती पर लग जाते थे, तो वो बस उतना ही, बस मज़े के लिए ही। जी। हाँ। ओके मैम, वो आपने काऊ मिल्क की बात की है, हालांकि आपने दूसरे कॉन्टेक्स्ट में बात की थी, लेकिन बच्चे को गाय का दूध पिलाना चाहिए, भैंस का दूध पिलाना चाहिए? नहीं, तभी मैंने आपको ये बोला था कि कॉम्पोजिशन ऑफ काउज मिल्क इज़ फॉर काफ। वो काफ ऐसा है कि जब माँ पैदा करती है उसको तो ऊपर से गिरता है और खड़ा हो जाता है। आपका बच्चा ह्यूमन बेबी आप छोड़ के देखिए, खड़ा हो जाएगा क्या? तो ह्यूमन बेबी के जो मिल्क का कॉम्पोजिशन है वो ह्यूमन बॉडी के लिए है, ह्यूमन बेबी के लिए। जो काफ का मिल्क का जो कॉम्पोजिशन है वो गाय का अलग है, भैंस के बच्चे के लिए भैंस का अलग है, कैमल के बच्चे के लिए क्या। भगवान ने बहुत अच्छा दूध बनाया, हर एक जानवर के लिए उसका स्पेसिफिक दूध बनाया गया। अगर आप भैंस का दूध ह्यूमन बेबी को बनाओगे तो वो उसको पचा नहीं पाएगा। ऐसे ही हम कहते हैं कि नहीं, गाय का दूध ह्यूमन बेबी को नहीं, उसमें वो वाइटामिन्स और वो सब कुछ नहीं होंगे जो ह्यूमन बेबी को चाहिए। तो जो माँ का दूध है वो माँ का दूध ह्यूमन बेबी के लिए है। आफ्टर सर्टन टाइम, 6 महीने के बाद जो भी फॉर्मूला मिल्क है, चाहे वो काओ मिल्क है, यू हैव टू आस्क योर पीडियाट्रिशियन कि कोई डेफिशिएंसीज नहीं होनी चाहिए और वो आप एडिशनल दूध पिलाना चाहिए उसको। बहुत ही इंटरेस्टिंग पॉडकास्ट है, मुझे बहुत मज़ा आ रहा है और आई एम श्योर कि जो महिलाएं हैं वो इस पॉडकास्ट को देखेंगे तो उनकी लाइफ ट्रांसफॉर्म हो सकती हैं। ब्रेस्ट कैंसर के केसेस बहुत ज़्यादा बढ़ रहे हैं, तो उसके लिए क्या प्रिकॉशंस ली जा सकती है, क्या रीजंस हैं ये कैंसर बढ़ रहे हैं? राहुल, सबसे पहले तो मैं प्रिकॉशन बताती हूँ कि हमारे जो फीमेल्स हैं वो अपना ध्यान बिल्कुल भी नहीं रखती हैं। हम कितना भी उनको समझाएं कि प्रिवेंटिव हेल्थ केयर बहुत इंपॉर्टेंट है, मगर वो नहीं ध्यान देती हैं। तो उसमें जो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो एक है कि ब्रेस्ट अवेयरनेस। हम लोग इतना ज़्यादा कि 20 साल की लड़की में भी ब्रेस्ट कैंसर देख रहे हैं अब, और वो रीज़न चाहे वो हमारी खान पान हो, स्मोकिंग हो, या फिर हम बहुत सारे हार्मोनल चीज़ें हैं, मगर कारण कुछ भी है या फिर जेनेटिक है। अगर हम लोग सबको ब्रेस्ट अवेयरनेस सिखा दें कि ब्रेस्ट अवेयरनेस क्या है, तो वो एक क्या चीज़ हो सकती है। ब्रेस्ट सेल्फ एग्जामिनेशन, बहुत टाइम से सब लोग कह रहे हैं कि ब्रेस्ट सेल्फ एग्जामिनेशन करिए, हर महीने करना चाहिए, पीरियड के 5th डे करना चाहिए, आपको अपने आप से आना चाहिए कैसे करना है। क्यों पीरियड के 5th डे करना चाहिए? क्योंकि ब्रेस्ट थोड़ा वाटर लॉगिंग कम हो जाती है, थोड़ा लाइट हो जाती हैं, तो फील करने में आसान होता है। अभी अगर किसी को महीना बंद हो चुका है, जैसे कोई 40-50 की औरत है, तो महीने की किसी एक फिक्स डेट पर ब्रेस्ट एग्जामिनेशन कर ले, और जिसको आते हैं पीरियड्स वो 5th डे पर कर ले ब्रेस्ट एग्जामिनेशन। हर महीने करना है। हर महीने क्यों करना है? क्योंकि अगर मैं ब्रेस्ट सेल्फ एग्जामिनेशन कर रही हूँ, जो कि हम फ्लैट ऑफ हैंड से करते हैं, टिप ऑफ फिंगर से नहीं करते हैं, अच्छे से सिखाया हुआ है, आप अपनी गायनेकोलॉजिस्ट से सीख भी सकते हैं। तो जब मैं अपने ब्रेस्ट को पैल्पेट करती हूँ तो मैं पूरी ब्रेस्ट को पैल्पेट करके देखती हूँ कि ये इसकी कंसिस्टेंसी क्या है, कोई लंप या गांठ तो नहीं है इसमें, स्किन के ऊपर कोई रैश तो नहीं है, और मैं हर महीने कर रही हूँ, सोचिए। तो मुझे अपनी ब्रेस्ट एक अपने नेबरहुड जैसा लग रहा है कि जब मैं गाड़ी लेके जाती हूँ तो इस सड़क पे यहाँ गड्ढा है, यहाँ डाल नीचे आ रही है, तो मुझे पता है कि कहाँ है, तो अपने नेबरहुड को मैं बहुत अच्छे से नेविगेट कर रही हूँ। सेम वे इफ़ यू आर पैल्पेटिंग और एग्जामिनिंग योर ब्रेस्ट, हर महीने कर रहे हैं, तो आपको पता है अरे यहाँ पे ये पिछले महीने तो नहीं था लंप, ये ऐसे कैसे आ गया, ये लंप तो मुझे नया फील हो रहा है, तो फिर आप तुरंत डॉक्टर के पास जाएंगे। क्योंकि ब्रेस्ट कैंसर सबसे पहले पेशेंट ही डायग्नोस करता है। जब पेशेंट अगर वो बहुत बड़ा हो गया तो इसका मतलब वो ज़्यादा स्टेज का हो गया। छोटे से छोटा लंप पेशेंट आता है कि मुझे कुछ फ़नी फीलिंग हो रही है, कुछ एक
ऐसा लग रहा है कि यहाँ पर लंप है। और ज़्यादातर ब्रेस्ट कैंसर के केसेस अर्ली डिटेक्शन उन्हीं के होते हैं जो ब्रेस्ट अवेयर होते हैं, जो खुद से कर रहे होते हैं। तो हम कहते हैं जैसे ही आपकी बच्ची 15 साल की हो गई है, उसको भी ब्रेस्ट अवेयरनेस होना चाहिए, उसको भी आप एग्जामिन करना सिखाइए, कैसे करना है, हर महीने करें। और पता होना चाहिए कि ये चीज़ मेरी ब्रेस्ट में नई है और ये मैं इस बार डॉक्टर को दिखाती हूँ कि क्या है ये ब्रेस्ट में। दिस इज़ कॉल्ड ब्रेस्ट अवेयरनेस। यू हैव टू सी योर स्किन, लंप, कुछ निपल से डिस्चार्ज तो नहीं आ रहा है, कुछ भी अबनॉर्मैलिटी है, ब्रेस्ट कोई बड़ी हो रही है, छोटी हो रही है, ऊपर हो रही है, नीचे हो रही है, सब कुछ आप पीरियड के 5th डे देखिए। और आपको तसल्ली होनी चाहिए कि हाँ, जो पिछले महीने था वही इस महीने है, कुछ नया है तो आपको आके डॉक्टर को दिखाना है। बहुत ही क्रिटिकल टॉपिक है मैम, बहुत क्रिटिकल टॉपिक। ब्रेस्ट कैंसर तो बहुत कॉमन हो गया है। दो आपने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करा है, लेकिन आपने कुछ ना मेडिकल टर्म्स वहाँ पे यूज़ की है। मैं एक बार चाह रहा हूँ कि थ्रू योर वर्ड्स आप इसको और इजीली, ब्रेस्ट एग्जामिनेशन जो आपने बोला ना, मुझे लग रहा है कि ये एक चीज़ इंडिया में ब्रेस्ट कैंसर के केसेस सिग्निफिकेंटली रिड्यूस कर सकते हैं। क्योंकि ज़्यादातर केसेस में क्या होता है, मुझे इस पॉडकास्ट में सबसे ज़्यादा मज़ा पता है क्यों आ रहा है, जो भी चीज़ें आप बात कर रहे हो ना, उसमें से मोस्टली चीज़ें ऐसी है जो लाइफ में मैं एक्सपीरियंस कर चुका हूँ थ्रू माय वाइफ एंड थ्रू माय मदर। मेरी मदर को ब्रेस्ट कैंसर था, 2015 में डायग्नोज हुआ था और 3rd स्टेज में था। हम लकी थे कि उस स्टेज पे जाके भी हम अपनी मदर को रिकवर करवा पाए। शी वेंट थ्रू सर्जरी, उसके बाद उनका पूरा कीमोथेरेपी का सेशन हुआ, रेडियोथेरेपी का जो रेडियोलॉजी का जो पूरा सेशन होता है वो हुआ। बट इट्स बीन 10 years नाउ, शी इज़ ओके। लेकिन बहुत सारे केसेस में इतना लेट हो जाता है कि शायद रिकवर करने का या उसको कुछ करने का टाइम नहीं रहता है। तो आप ब्रेस्ट एग्जामिनेशन को अगर बहुत अच्छे से और आसान शब्दों में एक बार अगर आप बता पाएँ तो। हाँ, तो हम लोग क्या करते हैं ब्रेस्ट सेल्फ एग्जामिनेशन में, पीरियड्स के 5th डे पर आप पहले मिरर के सामने खड़े होइए बाथरूम में और देखिए कि आपकी ब्रेस्ट दोनों सेम साइज़ की हैं। दोनों ब्रेस्ट थोड़ी सी फ़र्क होती हैं, हर एक की होती है, जैसे दोनों कान, दोनों हाथ, थोड़ा सा फ़र्क ऐसे ही। फिर आप अपने दोनों हाथों को अपने सर के ऊपर ले जाइए और देखिए कि निपल भी दोनों एक साथ ऊपर जा रहे हैं कि नहीं जा रहे। अगर हाथ ऊपर ले जाने पर एक निपल नीचे रह गया, एक ऊपर चला गया, तो जो नीचे रह गया वहाँ पे कोई उसकी गांठ है जो उसको नीचे की तरफ खींच रही है। फिर आपने मिरर में देखा कि मेरी इस ब्रेस्ट की स्किन नॉर्मल है, कहीं कहीं जहाँ नीचे कोई गांठ होगी वहाँ पर संतरे जैसे गड्ढे पड़े होंगे आपकी ब्रेस्ट की स्किन पर। तो अगर गड्ढे पड़ रहे हैं आपकी, तो इसका मतलब कि उसके नीचे गांठ हो सकती है। फिर जब आपने पूरा, और कोई भी रैश, जैसे कोई मुझे रैश है, कोई छोटा सा दाना है जो बार बार मैं इच करती हूँ, फिर मैं कोई क्रीम लगा लेती हूँ, फिर ठीक हो जाता है, फिर से हो जाता है, तो इसका मतलब वो भी कुछ गड़बड़ हो सकती है। तो ये सारी चीज़ें आपने सिर्फ देखने से देख लिया। फिर जब आपने कर लिया, फिर आप अपने बेडरूम में आए, बेड पर लेटे, और ब्रेस्ट अगर आपकी हैवी ब्रेस्ट है तो आप लेट गए और पूरी की पूरी ब्रेस्ट को चेस्ट के ऊपर सपोर्ट करना है। ठीक है, चेस्ट पर सपोर्ट करके टिप ऑफ फिंगर से नहीं करना है एग्जामिन, बिकॉज जब आप टिप से करते हो तो पूरी जो ब्रेस्ट की ग्लैंड्स हैं वो गांठें जैसी फील होती हैं। फ्लैट ऑफ हैंड से करना है। तो जब फ्लैट ऑफ हैंड से आप, जैसे अब आप इसको ऐसे इमेजिन करो कि आटे में आलू ढूंढ रहे हो, ठीक है, तो गूंधे हुए आटे में, तो जब आप ऐसे ऐसे करके फील कर रहे हो तो सर्कुलर मोशन में फील कर लीजिए, या फिर सेंटर से बाहर आ जाइए या बाहर से अंदर चल जाइए, मगर पूरी ब्रेस्ट या क्वाड्रेंट वाइज के, ये 1/4 ऊपर का कर लिया, नीचे का, पूरी ब्रेस्ट को एग्जामिन किया और ऐसे फ्लैट हाथ से किया, कोई गांठ तो नहीं है वो देखा। लास्ट में निपल को स्क्वीज करके देखा कि कोई मिल्क आ सकता है, आपकी दोनों निपल से मिल्क आ सकता है अगर आपने कभी भी दूध पिलाया अपने बच्चे को। और अगर दोनों से मिल्क जैसा आ रहा है तो ये भी हो सकता है कि आप बहुत ज़्यादा एंटासिड्स खा रहे हैं, कोई हाइपरटेंशन की दवा खा रहे हैं, दोनों से एक ही जैसा डिस्चार्ज आ रहा है तो वो नॉर्मल हो सकता है। मगर एक से ब्लड स्टेन डिस्चार्ज आ रहा है, वाटरी डिस्चार्ज आ रहा है, ग्रीनिश डिस्चार्ज आ रहा है, तो फिर अब नॉर्मल हो सकता है। तो ये सारा कुछ पूरा का पूरा एक एक्सरसाइज हर महीने करना है आपने। मुझे ऑनेस्टली मैम ऐसा लग रहा है कि ये इन्फॉर्मेशन अगर फीमेल्स के पास हो और वो इस प्रैक्टिस को रेगुलरली करें तो बहुत सारे कैंसर के जो केसेस है वो प्रिवेंट हो सकते हैं। प्रिवेंट तो शायद नहीं होंगे, लेकिन इनिशियल स्टेज में डायग्नोज हो सकते हैं। तो वो 3rd स्टेज 4th स्टेज पे जाते हैं और वो जो हॉस्पिटल्स पे लोड पड़ रहा है या जो लोगों के फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स हो रहे हैं वो ख़त्म हो सकते हैं।
अभी तक हमने ब्रेस्ट कैंसर की बात की, लेकिन कैंसर लोगों को जैसे थ्रोट में भी होता है, तो कहीं पे भी गांठ है तो शायद उसका ऐसे ही। हाँ, कोई भी आपको गांठ दिखती है तो आपको, औरतों के लिए तो मैं अनदर कैंसर जिसको कि सर्वाइकल कैंसर या बच्चा दानी के मुंह का कैंसर है, उसके लिए भी बहुत मतलब इतना इजी है डिटेक्ट करना उसको, मगर वो लोग जो है इतनी लेट स्टेज में आते, करना कुछ भी नहीं है। आपको सिर्फ हर साल एक टेस्ट होता है जिसको पैप टेस्ट कहते हैं, वहाँ जाना है, कोई पेन नहीं होता उसमें, बस हम नीचे से एग्जामिन करते हैं, एक कॉटन के फाहे से उसका पानी ले लेते हैं, उसको स्लाइड पे लेके जांच कर लेते हैं कि वहाँ की सेल्स ठीक हैं कि नहीं, और वो बच्चादानी के मुंह का कैंसर है, और उसको इतना आसान है डिटेक्ट करना, और इतना अगर डिटेक्ट हो गया तो इतना आसान है इलाज भी करना, मगर उसमें भी लोग तब आते हैं जबकि वजाइनल डिस्चार्ज हुए जा रहा है, एक वाइट डिस्चार्ज हो रहा है, इची है, स्मेली है, सदियों से सबको ऐसा लगता है कि नहीं जी ये तो होता ही है, ये तो औरतों में होता ही है करके उसको नेग्लेक्ट कर दे रहे हैं, और फिर वो बच्चादानी के मुंह का कैंसर जो है वो फैल जाता है। और हम लोग कहते हैं कि हर साल, जैसे आपको कहा कि हर साल ब्रेस्ट एग्जामिन कराइए डॉक्टर से, और वैसे ही हर साल पैप स्मीयर भी कराइए, जिससे कि आपका जल्दी डिटेक्ट हो जाए। अगर जल्दी डिटेक्ट हो जाएगा तो जैसे ब्रेस्ट कैंसर का ट्रीटमेंट आसान हो जाता है, वैसे बच्चादानी के मुंह का कैंसर भी आसान होता है। तो आजकल बढ़ भी बहुत रहा है, वो सिर्फ इसलिए कि मल्टीपल सेक्स पार्टनर हैं, और हम लोगों को सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ बहुत हो रही हैं, और जैसे HIV आया था, अब ह्यूमन पेपिलोमा वायरस आ गया है, वो हमारा बच्चादानी के मुंह के कैंसर का सबसे बड़ा कॉजेटिव फैक्टर है, जिसके अगेंस्ट वैक्सीन भी है, महंगी है मगर है। आप वैक्सीन नहीं भी लगवा सकते हैं तो भी अगर पैप टेस्ट कराते हैं तो आप बहुत हद तक उससे बच सकते हैं। एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन ले लेते हैं। 40 to 50 ईयर्स की जो फीमेल्स होती हैं, वो एक फेज़ रहता है उनकी लाइफ में जब उनके पीरियड्स ख़त्म हो रहे होते हैं, एंड हो रहे होते हैं, उसमें एक चिड़चिड़ापन आ जाता है महिलाओं में। क्यों होता है, कैसे उसको हैंडल किया जा सकता है? इसको हम लोग पेरीमीनोपॉज कहते हैं। पेरीमीनोपॉज का मतलब होता है कि जब हमारा एस्ट्रोजन हार्मोन कम होने लगा, हमारे एग्स मैच्योर हो रहे हैं, अब उसमें उतना एस्ट्रोजन हार्मोन बचा नहीं है। जैसे राहुल, हम लोग पूरी यूथ हम लोग एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन हार्मोन पे डिपेंडेंट होते हैं, तो आवर बॉडीज़ आर एडिक्टेड टू इट। एस्ट्रोजन हार्मोन हमारे हार्ट को प्रोटेक्ट करता है, बोन्स को प्रोटेक्ट करता है, हमारे ब्रेन को प्रोटेक्ट करता है, हमें शार्प बनाता है, हमारी स्किन को ग्लो देता है, हेयर को अच्छा करता है, हमें एक फेमिनिन फिगर देता है। तो ये हम पूरा 40 साल तक एंजॉय कर रहे होते हैं, लेकिन जैसे ही वो एस्ट्रोजन हार्मोन कम होने लगता है तो हमें वो विड्रॉवल सिम्टम्स आने लग जाते हैं। वो एस्ट्रोजन कम हुआ, हमारी बोन्स वीक हो गई, मसल्स वीक हो गई, हम उतने शार्प नहीं रहे, फॉरगेटफुलनेस हो गई, मेंटल क्लाउडीनेस होने शुरू हो जाती है, किसी मीटिंग में बैठे बैठे भूल गए कुछ, ऐसा होने लग जाता है, स्किन थोड़ी सैगी, पिगमेंटेशन शुरू हो गया, हेयर थिन होना शुरू हो गया। अब थोड़ा सा पेट पे भी मोटापा, बहुत मुश्किल हो जाता है जाना। बहुत सारी औरतें सुनती कि अब मेरा जो है पेट हो ही नहीं रहा, ब्लोटिंग फील हो रहा है, कुछ भी कम भी खाती हूँ तो भी पेट जो है फूला रहता है। अब ऐसी चीज़ें जब होना लग जाती हैं कि सिर्फ एस्ट्रोजन हार्मोन कम होने से, तो आप सोचिए इरिटेबिलिटी तो होगी ही, और वो एस्ट्रोजन हार्मोन जब कम होता है तो हमें एकदम हॉट फ्लैशेस भी देता है, स्वेटिंग भी अचानक से मोमेंटली, मतलब 30 सेकेंड के लिए ऐसा होगा कि पूरी हीट लगेगी आपको, बहुत स्वेट होने लग जाएगा, आप चाहे किसी मीटिंग में है, सर्जरी में है, सब कुछ है। तो वो विड्रॉवल सिम्टम्स है, हमारी बॉडी जो है रेजिस्ट कर रही है कि हमें एस्ट्रोजन चाहिए है, और वो एस्ट्रोजन हो नहीं रहा है, तो फटीग भी फील करते हैं, वीक भी फील करते हैं, वो सारा कुछ होता है। और एक्चुअली ये सारी चीज़ें जो पेरीमीनोपॉज की हैं उस वक्त आती हैं जब आप एक्चुअली पीक पर होते हैं, जब आपके बच्चे बड़े हो चुके होते हैं, उनको आपकी उतनी ज़रूरत होती नहीं है, कोई 12th में, कोई कॉलेज में चला गया, 45 की हैं आप, और आप भी अपने करियर के पीक पर होते हैं उस वक्त जब आप एक्चुअली एंजॉय करने लगते हैं अपनी लाइफ को, कि बच्चे बड़े हो गए और आप अपने करियर के पीक पे, तब आपको ये सारे सिम्टम्स कि आई डोंट फील लाइक कि मैं मीटिंग में जाऊं, मुझे प्रेजेंटेशन बनाने का मन नहीं है, मैं भूल रही हूँ, सुबह उठती हूँ तो थकावट हो रही है,
ये सारे पेरीमेनोपॉज के सिम्टम होते हैं। इसको कैसे ठीक किया जाए? सबसे पहली बात जो आपको करना है कि हम लोग हम अपने आप को नहीं इम्पोर्टेंस देते हैं। अगर मैं किसी से कहूँ कि आपकी बोन्स वीक हो रही हैं और मसल्स से के थ्रू ब्लड सप्लाई जाती है बोन्स में, तो आप मसल को स्ट्रेंथन करिए, आप जिम जाइए, आप स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करिए, वेट ट्रेनिंग करिए। जब वेट ट्रेनिंग करेंगे मसल स्ट्रांग होंगी तो बोन्स में भी कैल्शियम जाएगा। लेकिन सब लोगों को लगता है कि नहीं, जिम में तो यंग बच्चे आते हैं, हम तो बहुत अजीब लगेंगे वहाँ जाते हुए। आप ही को ज़रूरत है, आपकी बॉडी से कैल्शियम हर रोज़ 500 मिलीग्राम निकल जाएगा। तो अगर आप एक्स्ट्रा कैल्शियम नहीं लेंगे, और वो एक्स्ट्रा कैल्शियम आपकी बाइसेप्स पे कैसे जाएगा, आपकी बोन्स में कैसे जाएगा? अनटिल अनलेस यू एक्सरसाइज। नहीं तो आपने कैल्शियम खाया, वो पॉटी और सुसु के थ्रू निकल गया। लेकिन अगर आपने अपनी बाइसेप्स, ट्राइसेप्स, हैमस्ट्रिंग्स, अपनी लेग्स, सब जगह की मसल्स को बनाया है बाय डूइंग वेट ट्रेनिंग, तो आपकी कैल्शियम जो है बोन्स में जाएगा और आपके हार्मोन्स भी वापस से स्ट्रांग होना शुरू हो जाते हैं। इफ़ यू आर डूइंग स्ट्रेंथ ट्रेनिंग, आपको वापस लगेगा कि यस, आपका एस्ट्रोजन बन रहा है वापस। तो ये सारी चीज़ें जो हैं, सीड्स खाना शुरू करिए। सेसमे सीड्स हैं, तिल है, पम्पकिन सीड्स, चिया सीड्स, बहुत सारे ड्राई फ्रूट्स खाइए। ये सारी चीज़ें भी ओमेगा 3 फैटी एसिड्स देती हैं, एंटीऑक्सीडेंट्स होती हैं। ये भी आपकी स्किन, हेयर, पिगमेंटेशन, फटीग को सबको ठीक करता है। कैल्शियम एक्स्ट्रा खाना शुरू करिए। आइसोफ्लेवोनॉन्स के विटामिन्स लीजिए। इवनिंग प्रिमरोज ऑयल, ये सब हमारी नॉर्मल फ्रूट्स में है, सब में है, ड्राई फ्रूट्स में है। अगर ये पेरीमेनोपॉज का फेज़ आप एक ट्रांजिशन फेज़ है, अगर आप इसको सेल थ्रू कर जाते हैं तो यूल फील मच बेटर। क्योंकि मेनोपॉज जब एक बार आप अटेन कर लेते हैं तो वो जो विड्रॉवल सिम्टम्स हैं, जो एक एडिक्शन वाला एस्ट्रोजन का होता है, वो ख़त्म हो जाता है। फिर आपको उतनी तकलीफ नहीं होती है। बस ये जो 5-6 साल का पीरियड होता है जब आपकी बॉडी रेजिस्ट कर रही होती है, तभी आपको ये ज़्यादा लगता है फटीग। और अगर उस वक्त आपके पास एक पर्पस है लाइफ में, अगर आप फिज़िकल स्ट्रेंथ ट्रेनिंग कर रहे हैं, अगर आप अच्छे से कैल्शियम, विटामिन डी, ओमेगा 3 फैटी एसिड्स, ये सब कुछ ले रहे हैं, तो इस फेज़ को सेल थ्रू करना आसान हो जाता है। वंडरफुल, थैंक यू सो मच मैम। आई थिंक हमने बहुत ही वाइडर ऑडियंस के लिए आज का पॉडकास्ट कर लिया। बच्चों के बारे में भी बात कर ली, मदर्स के बारे में भी बात कर ली, 40 to 50 की एज में जो महिलाएं हैं उनके बारे में भी बात की, और मुझे बहुत मज़ा आया। एक हेल्थ इश्यूज़ के साथ साथ ना एक आपने बहुत ही इम्पॉर्टेंट सोशल मैसेज भी दिया है कि बच्चियों को जीने दो, उनको पैदा होने दो, लेट देम बी अ पार्ट ऑफ दिस वर्ल्ड। वैसा नहीं होगा तो शायद वो मेल और फीमेल का जो रेशो है वो ख़राब हो जाएगा। लेट्स से 100 लड़कियां होंगी, 150 लड़के होंगे, तो वो किससे शादियां करेंगे, कैसे अपने पार्टनर ढूंढेंगे? और जब वो डिमांड एंड सप्लाई, ये कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो हम फैक्ट्री में प्रोड्यूस करके बराबर कर देंगे। तो नेचर है, नेचर को के साथ छेड़छाड़ नहीं करना चाहिए। ऑल द पीपल हु हैव डन इट इन द पास्ट, देखो हो सकता है हमने पास्ट में गलतियां कर दी हों, डोंट रिपीट दोज मिस्टेक्स। और अगर आपके आसपास ये चीज़ें हो रही हो ना, कोई अल्ट्रासाउंड के लिए अपनी वाइफ को ले जा रहा हो, यू नीड टू बी रिबेलियस। आई थिंक यू शुड इमीडिएटली कॉल पुलिस। और नंबर्स हैं, इंटरनेट पे आजकल नंबर है कि अगर कहीं पे आपको लग रहा है इस तरह के अबॉर्शन केसेस हो रहे हैं, कोई अपनी वाइफ को इन्फ्लुएंस कर रहा है कि बेटी नहीं चाहिए, इसको हम अबॉर्ट कर देते हैं या अल्ट्रासाउंड वगैरह करा रहे हैं, बी अ विसल ब्लोवर। आई थिंक यू आर गोइंग टू मेक अ मैसिव इम्पैक्ट इन दिस सोसाइटी। चाहे एक ही केस हो, मुझे लग रहा है लेट्स से अगर इस पॉडकास्ट को फॉर एग्जांपल 5000 लोग भी देखेंगे और 5000 लोगों में से 50 लोग भी ऐसे होंगे जो एक एक केस में स्टैंड लेते हैं, तो हम 50 जिंदगियां बचा सकते हैं। सो दिस इज़ हाउ इम्पॉर्टेंट इट इज़ गोइंग टू बी। अगेन मैम, मैंने बहुत सारे पॉडकास्ट किए हैं, लेकिन जितना मज़ा मुझे ये पॉडकास्ट करके आया ना, आज ऑनेस्टली मेरे को लग रहा है कि पॉडकास्ट करने का फ़ायदा है। This information needs to be, it needs to reach people. This is so critical piece of information. बहुत सारी चीज़ें हमें पता ही नहीं थी जो आज पता चली है। Anyway, thank you so much for coming, और आपने इतना openly ये जो चीज़ें express किया, thank you so much for that. Thank you very much. मुझे भी बहुत मज़ा आया। Thank you.